नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या एनुअल प्रिपरेशन के डे 43 में। आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही प्यारे लेसन के साथ, जो है अमेरिका चीन संबंध, यूएस चाइना रिलेशंस 1940 से 2020 की इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में और इस सब में भारत की परिस्थिति के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स मिलेंगे। तो एक्साइटेड हैं आप? तो भाई आते के साथ सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है सेशंस लाने के लिए। आपका सहयोग, आपके सजेशंस लगातार आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो बच्चे जानते नहीं हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं, तपस्या एनुअल प्रिपरेशन हमारा 150 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें आज हम डे 43 पर आ गए हैं। और आज डे 43 में हम देख रहे हैं प्यारे साथियों, आपको हम सिलेबस कॉन्सेप्ट में ये लेक्चर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पीडीएफ शाम को आपको 7 बजे पीटी ऐप से मिल जाता है, उसमें गवर्नमेंट स्कीम और एमसीक्यू भी होते हैं। वो मैं आपको आज की क्लास के एंड में दिखा दूंगा। तो ऑफिशियली एनरोल जरूर कर लीजिएगा, लिंक दी हुई है। अमेरिका चीन संबंध पूर्ण विश्लेषण, यह है हमारा आज का विषय। शायद आज विश्व की राजनीति में इससे बड़ा कोई विषय हो नहीं सकता है। अमेरिका और चीन दोनों ही आज की सुपर पावर्स हैं। रूस भी एक सुपर पावर है, लेकिन सच्चे अर्थों में अगर हम कहें कि जो एस्टेब्लिश सुपर पावर है विद अ ग्लोबल फुटप्रिंट, तो वो अमेरिका और चीन ही है। और उनके जो आज 2020 में पेंडेमिक के बाद में रिश्तों की स्थिति है और यहां से आगे जो इवॉल्व होने वाला है, वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे सिलेबस के हिसाब से भी और अन्यत्र भी हमारे लिए जो जरूरी है, वो हम इन 12 बिंदुओं पर बात करेंगे। बस इस पर 1 मिनट में आ रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम जो कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा प्राइमर है फॉर बिगिनर्स। तो जिन्होंने अभी अभी विषयों को पढ़ना शुरू किया है, तो तपस्या का प्रोग्राम उन्हीं के लिए है। और ये सिर्फ आईएएस के लिए नहीं है, ये तो हर किसी के लिए है। आप भाई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो नहीं, और कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत लाभ होगा। पूरी सीरीज ही चल रही है, ठीक है जी। दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमें पूरे दुनिया भर से टेस्टिमोनियल लिखते हैं। देवेंद्र देशमुख ने चेन्नई से बहुत ही दिल से बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप पढ़ेंगे इनका टेस्टिमोनियल, आपको बहुत मजा आएगा। कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। देवेंद्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। देवेंद्र जैसा ही प्यारा सा टेस्टिमोनियल आप इस लिंक को ओपन करके लिख सकते हैं। दोस्तों, राहुल नोखवाल ब्रैम्पटन ओंटारियो से हमारे लिए बहुत ही प्यारा प्यारा टेस्टिमोनियल भेजा है। तो भाई कनाडा तक हमारे सेशंस वीडियोस को स्टूडेंट्स सराह रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू राहुल। गॉगल्स तो बहुत ही खूबसूरत पहने, मुझे कुरियर कर दो यार भाई, जरा मेरे गॉगल्स थोड़े पुराने हो गए, तुम्हारा पहन के क्लास लूंगा तो ज्यादा सफल हो जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़िए। बाकी के बच्चे टेस्टिमोनियल जरूर लिखिएगा। तो आप भी यहीं पर फीचर हो जाएंगे और चश्मा पहन के भेजना फोटो। अमेरिका चीन संबंध पूर्ण विश्लेषण में अब हम 12 चीजों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कहानी की शुरुआत यानी द्वितीय विश्व युद्ध से। बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये तो खजाना आने वाला है लेक्चर्स का आपके लिए, इसलिए नोट्स वगैरह खुद ध्यान से बनाइएगा। राइज ऑफ कम्युनिस्ट यानी साम्यवादियों का उदय 1949, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तीसरे बिंदु में हम बात करेंगे अमेरिका, सोवियत संघ, शीत युद्ध और चीन। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट विषय है। और इस दौरान भारत ने अपनी पूरी रणनीति कैसी जमाई थी और क्या किया था, वो भी हम देखेंगे। काफी सफल रणनीति थी। रूस और चीन का झगड़ा, साइनो सोवियत स्प्लिट, तो ये क्यों टूट गए, और उसके बाद अमेरिका और चीन की दोस्ती कैसे हो गई 1972 में, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद बात करेंगे 5वें बिंदु में माओ की मृत्यु तक का चीन। 6ठे बिंदु में बात करेंगे आधुनिक चीन के निर्माता का आगमन। 7वें बिंदु में बात करेंगे किस प्रकार 1991 में यूएसएसआर का भट्टा बैठ गया और बड़े बड़े इतिहासकार बोलने लग गए दैट हिस्ट्री हैज एंडेड। हिस्ट्री कभी एंड थोड़ी होती है, वो तो चक्का है, घूमता रहता है। 8 में बात करेंगे चाइना एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, किस प्रकार चीन का इतना भीषण उदय हो गया अचानक से 20 सालों में। 9वें बिंदु में बात करेंगे अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंध, जिसमें आपको काफी गहराई से बहुत सारी अनोखी बातें बताऊंगा। 10वें बिंदु में बात करेंगे चीन के बहुत ही महत्वाकांक्षी बीआरआई प्रोजेक्ट के बारे में और किस प्रकार 2025 के मेड इन चाइना प्रोजेक्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हिला के रख दिया। 11वें में बात करेंगे व्यापार युद्ध और उससे उपजी परिस्थिति, और अंत में
महामारी अर्थात कोरोना वायरस की पूरी ये जितनी समस्या है और यहां से अगले 10 साल अब हम क्या देखने वाले हैं। तो एक्साइटेड हैं दोस्तों, शुरू करें आज का सेशन। बहुत मजा आएगा क्योंकि ये काफी हॉट टॉपिक है। वैसे आपको इतना बता दूं, टॉपिक हॉट हो या ना हो, पढ़ने के लिए, सिलेबस के लिए तो सभी जरूरी है। और मैं क्योंकि एकदम ग्राउंड लेवल के टॉपिक्स ले रहा हूं, तो ये सभी बच्चों को जो एक्सपर्ट हो गए 2-3 साल तैयारी करके, आप रिवाइज कर लो, आपको कितना याद है। जो एकदम अभी भी शुरुआत करें, आप एकदम जीरो से देखो कि आपको कितना आता है, ठीक है जी, और अपने नोट्स बनाइएगा। तो क्या आपकी परमिशन है, शुरू किया जाए आज का काम। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1940, द्वितीय विश्व युद्ध 1940 की बात करेंगे दोस्तों। जब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो सबसे पहले हम जरा दो कैंप बना ले ढंग से। एक तरफ थे एलाइज यानी कि मित्र देश। मेरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर एक पूरा 2.5 घंटे का अलग से लेक्चर भी ऑनलाइन यूट्यूब पर देख लेना समय मिले तो। और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर्स। तो एलाइज वर्सेस एक्सिस। एलाइज यानी कि मित्र देश, एक्सिस यानी कि ध्रुवीय शक्तियां। अब इससे अगर आप पीछे चले जाएं तो 1915 से 1919 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स हुआ करते थे, वो प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। अभी तो हम बात कर रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। तो भैया मित्र देशों में कौन कौन आ गया? मित्र देशों का नेता अंततः मजबूरी में अमेरिका को बनना पड़ा। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में आना चाहता नहीं था, लेकिन उसको खींच कर ले आए जर्मन्स। दूसरा था ब्रिटेन, तीसरा था फ्रांस, चौथा था चाइना। अब आप बोलेंगे चाइना एलाइड था? जी हां, जब तक चाइना केएमटी के कंट्रोल में रहा, कुओमिंतांग के चियांग काई शेक के कंट्रोल में, तब तक एक्चुअली उसको आरओसी ही कहा जाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो तो बाद में वो ताइवान चले गए और इसलिए ये पीआरसी बन गया, वो आरओसी बन गया। और यूएसएसआर, बहुत मजे की बात है, सोवियत संघ मित्र देश बना क्योंकि जर्मनी ने सोवियत पे हमला कर दिया था। एक्सिस देशों में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे भीषण कीमत चुकाई यूएसएसआर ने, लेकिन उतना क्रेडिट उसको मिला नहीं क्योंकि शीत युद्ध में पासे पलट गए थे। और फिर हर देश अपना अपना प्रोपेगेंडा तो चलाता ही चलाता है। एडोल्फ हिटलर का जर्मनी, जो कि नाजी जर्मनी बन चुका था। बेनिटो मुसोलिनी का इटली, जो कि फासिस्ट यानी फांसीवादी इटली बन चुका था। एम्परर हिरोहितो का जापान, जो कि इंपीरियल जापान यानी शाही जापान बन चुका था। तो यहां जो बीमारी फैली थी उसे कहते हैं नाजीइज्म, नाजीवाद। यहां जो बीमारी फैली थी उसे कहते हैं फाशिज्म यानी कि फांसीवाद। और जापान में जो बीमारी फैली थी उसको कहते हैं इंपीरियलिज्म यानी मैं राजा तुम सब प्रजा, अब सब मेरी चलेगी। भैया समझ में आ गया? ये हैं 3 प्रकार के वाद जो द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियां बने। अब इतिहास को जैसे मंजूर था, एक्सिस पावर्स की अच्छे से धुलाई हो गई और एलाइज जीत गए। उल्टा भी हो सकता था, बहुत सारी चीजें रहती हैं युद्ध में, कभी कोई कह नहीं सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1939 से 45 तक जो ये चला, तो बहुत ही क्लियरली विक्टर्स वर्सेस वैंक्विश्ड साफ थे। जो जीते वो ये थे दोस्तों। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा, हर छोटी छोटी चीज एक बहुत बड़ी जिक्सॉ पजल का हिस्सा होती है। अमेरिका चीन के संबंधों को अगर समझना है तो उसका जो व्यापक एक पृष्ठभूमि है, व्यापक जो उसका एक परिदृश्य है, जिसको हम ब्रॉड बैकग्राउंड कहते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। मैं अगर सीधे आपको पढ़ाना शुरू कर दूं कि ये 10 बिंदु रट लो, घोंट लो कि भैया अमेरिका चीन के रिश्तों में पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो वो सतही तौर पे तो हो जाएगा, लेकिन किसी ने आपसे थोड़ा सा गहरा सवाल पूछ लिया तो जवाब देने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम हमेशा ग्रास रूट से पढ़ाते हैं। कमेंट थ्रेड में हमें बताइएगा, जितने भी बच्चे सेशंस को देख रहे हैं, क्या आपको हमारी इस तरह से एकदम ग्राउंड जीरो से पढ़ाने की जो स्टाइल है वो अच्छी लग रही है या नहीं, बताइएगा दोस्तों। और आते भैया लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट थ्रेड में करके दिखाएंगे, लिख दो। एक पॉजिटिव हमारा गुरु मंत्र होता है हर बच्चे के लिए। तो अब ये थे विक्टर्स यानी कि ये विजेता पक्ष थे, और ये थे वैंक्विश्ड यानी कि पराजित पक्ष। तो इसके बहुत सारे परिणाम हुए। विक्टर्स वर्सेस वैंक्विश्ड में इतिहास हमेशा विक्टर्स ही लिखते हैं। इसके काफी सारे परिणाम हुए।
जब हम इनके परिणामों की बात करते हैं तो उनका असर ही आगे के सारे बिंदुओं पर आज तक आ रहा है। लेकिन एक चीज जो बहुत ही अजीबोगरीब हुई थी, 1945 में जो चीन था वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी गणतंत्र, जिस पर कंट्रोल था केम्प्टी, कुओमिंतांग, चियांग काई शेक, जो कि नेशनलिस्ट जमींदारों की पार्टी थी। 1949 में जो चीन बन गया वो था पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के हाथ में आ गया। कुओमिंतांग को खदेड़ कर ताइवान भगा दिया और माओ जेडोंग नेता बन गए। 1945 में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि माओ जेडोंग 1949 में 1 अक्टूबर को थियाननमेन चौक में लाल झंडा फहरा के पीआरसी की स्थापना कर देंगे। 2019 में कोरोना वायरस आया, उसके ठीक पहले 1 अक्टूबर को शी जिनपिंग ने इसी मौके की 70th एनिवर्सरी की भयानक ग्रैंड मिलिट्री परेड मनाई थी, चलवाई थी। समझ में आया आपको? ये ऐसे आप डॉट्स को कनेक्ट करके देख सकते हो। तो वो 70वीं वर्षगांठ थी 1949 के। उसके 1 महीने के बाद कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया, तो पूरे नैरेटिव भी बदल गए। चीन से जितनी भी खबरें आ रही हैं उनमें से बहुत सारी खबरें सही नहीं होती हैं। तो कोरोना वायरस जब आया उससे दरअसल कई महीने पहले रहा होगा। उसने जितनों को मारा है उसके 10, 15, 20% ही इन्होंने बताया होगा। और आज जितना कुछ खुला है उससे कहीं ज्यादा बंद होगा, वो कभी आपको बताएंगे नहीं। ये आप कॉमन सेंस की बात है, इसको समझ के चलिए, क्योंकि चीनी प्रोपोगेंडा मशीन बड़ी मजबूत है। चीन का शी जिनपिंग साहब का जो प्रोपोगेंडा का स्टाइल है बड़ा खतरनाक है। तो जितना बताते हैं उससे कई गुना वो छुपा भी जाते हैं। ये कॉमन सेंस से इंसान को फैक्टर इन करके चलना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर वापस आते हैं दोस्तों। जैसा मैंने कहा, सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करते चलना गुरु, हमें जरा मोटिवेशन मिलता रहता है। अब इसके क्या क्या परिणाम हुए अगर हम पहले लेवल पर समझना चाहें, इससे पहले कि हम 1949 और कम्युनिस्टों के उदय पर आए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह हुई कि एक पूरा यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था सामने आ गई। दूसरा यह हुआ कि ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स सामने आ गई। ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स का मतलब है अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बने, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईटीओ होते होते रह गया इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी जगह फिर आया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और आईटीओ की जगह आया डब्ल्यूटीओ 1995 में। ये तो बहुत बाद में आया। और गैट आ गया था 1948 से। भारत इसका पहले दिन से हिस्सा रहा है। तीसरा ये हुआ प्यारे दोस्तों, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण हुआ, ये सभी लोग समझ गए, यस और नो। ब्रेटन वुड्स संस्थानों का निर्माण हुआ, ये भी सभी लोग समझ ही गए हैं। तीसरी चीज ये हुई कि न्यूक्लियर वेपन्स मेन स्ट्रीम हो गए, क्योंकि अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जर्मनी के पतन के बाद एडोल्फ हिटलर ने अपने सर में गोली मार ली थी। उनकी मिस्ट्रेस एवा ब्राउन ने भी खुद को मार लिया था। सारे नाजी यहां वहां भाग गए थे, जिनको इजराइल बाद में 40 सालों तक खोज खोज के दंडित करता रहा। इटली में बेनिटो मुसोलिनी को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के वहीं के लोगों ने ही खदेड़ के मार दी। 2 दिनों तक लाश को उल्टा के रखी, उसके ऊपर थूकते रहे। ये फासिस्ट लोगों का अंत अक्सर ऐसे ही होता है। और जापान में भी 2 बार जब न्यूक्लियर वेपन गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर, तब उन्होंने सरेंडर किया, नहीं तो वो सरेंडर कभी करते ही नहीं। तो न्यूक्लियर वेपन्स की मेन स्ट्रीमिंग हो गई। बात समझ रहे हैं? परमाणु हथियार जो हैं वो विश्व की मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। बड़ी अजीब बात हुई। और जापान का पूरा जो साम्राज्यवादी रुख था वो समाप्त हो गया। जापान का साम्राज्यवादी रुख दरअसल प्यारे दोस्तों 1869 से 1945 तक रहा है। इस पर परीक्षा में सवाल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। 1869 वो फेज था प्यारे दोस्तों जब जापान में मेजी रेस्टोरेशन हुआ था। मेजी रेस्टोरेशन यानी मेजी सम्राट ने जापान को जो बहुत तेजी से अत्याधुनिक बनाना चालू किया एक बेहद पिछड़े देश से, उस फेज को मेजी रेस्टोरेशन कहते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि जापान इतना तेजी से आगे निकल गया कि वो पूरा एम्पायर बन के अमेरिका को चुनौती देने लग गया, और जापान को खुलवाने का काम अमेरिका ने जबरदस्ती करवाया था। एनीवे, तो तीसरी चीज थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की मेन स्ट्रीमिंग हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। आपको बात समझ में आई? और चौथी और सबसे बड़ी चीज हुई जो अभी तक लागू है, पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना का मतलब होता है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, दोस्तों, कि दुनिया के देशों ने अमेरिका के प्रभुत्व को, अमेरिका की सुप्रीमसी को, अमेरिका की सुपीरियोरिटी को स्वीकार कर लिया।
दुनिया के अलग अलग देश क्या बोले दोस्तों, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका सबसे बड़ा चौधरी है और हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि शांति बनी हुई है। ऐसे ही हमेशा से रहा है, कोई एक ताकत हमेशा पूरी दुनिया पे डोमिनेट करती है, बाकी लोगों को फायदा दिखता है कि चुपचाप इसके आगे सरेंडर करो, नहीं तो तकलीफ देगा, और अदरवाइज शांति का माहौल है, कमाओ शांति से, जियो शांति से, ये खुद तो बड़ा समझ रहा है। समझने तो इतिहास में हमेशा ऐसा हुआ है दोस्तों, कोई ना कोई एक पैक्स बना के ही चलता रहा है। तो जब हम पैक्स ब्रिटानिका बोलते हैं वो समाप्त हो गया था 1945 में। पांचवी चीज जो हुई, ब्रिटेन का पूरा पतन हो गया। तो ये एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की बात थी। समझ में आ रहा है ना आपको? उस वजह से भी भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में एक फैक्टर और हमारे साथ जुड़ गया। अब ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप यूएस चाइना के आज रिश्तों को समझेंगे ना, तो उसकी पृष्ठभूमि में ये सारे बिंदु अगर पता रहते हैं तो जो उत्तर आप लिखेंगे, जो बातें आप करेंगे, उसमें एक गहराई होगी, एक मैच्योरिटी होगी, एक परिपक्वता होगी, वो अदरवाइज होती नहीं है। तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। ये काफी बड़ी बड़ी चीजें हुई, आपको बात समझ में आई। और छठी और आखिरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई वो ये था कि एक पूरा नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर स्थापित कर दिया गया। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर जो स्थापित हुआ ये अभी तक चल रहा है 70 सालों तक। समझ में आई बात आपको? 70-75 सालों तक ये चलता चला आ रहा है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा था, हालांकि अब उसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं। लेकिन तो क्या आपको मोटे तौर पर ये समझ में आया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद क्या हुआ? ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1945, 46, 47 की। अभी जो असली झटके हैं वो तो अब आएंगे। तो अभी तक का जितनों को समझ में आ गया हाथ उठा के बोलो, करके दिखाएंगे। हाँ भैया ये बहुत जरूरी है, और साथ में लिख दो संदीप सर जिंदाबाद। अब आते हैं आज के हमारे दूसरे बिंदु पर। तो हमने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही फास्ट रेडी रेगनर दे दिया है दोस्तों। उस पर मेरा एक अलग से लेक्चर पूरा उपलब्ध है, वो आप जब चाहें यूट्यूब पर देखें। अब आते हैं चीन की कहानी पलटती है। साम्यवादियों का अचानक से उदय होने वाला है 1949 में। तो ये क्या है, ये कैसे हो गया? तो दोस्तों हुआ ये कि चीन की राजनीति 1912 तक, पिछले 2500 साल राजाओं की राजनीति थी। देयर वर किंगडम्स, देयर वर मोनार्कीज, अलग अलग राजाओं ने राज किया। ऐसा 2500 से 3000 साल का इतिहास चीन का मिलता है। 1912 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो आखिरी डायनेस्टी थी उसका पतन हो गया और क्या बना? रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। आरओसी बनाने वाले कौन थे? सन यात सेन। सन यात सेन दुनिया के उन चंद लोगों में है जिनको दो अलग अलग प्रतिद्वंद्वी देशों से सम्मान मिलता है। जैसे टैगोर के लिखे हुए गीत दो अलग अलग देशों में राष्ट्रगान का काम करते हैं, वैसे ही सन यात सेन आज के कम्युनिस्ट साम्यवादी चीन पीआरसी में और ताइवान में दोनों जगह फादर ऑफ द नेशन का रुतबा हासिल है उनको, क्योंकि ओरिजिनली तो आरओसी मेनलैंड चाइना ही था ना। सन यात सेन के बाद उस पार्टी की कमान आई चियांग काई शेक के हाथ में। और 1912 से 1949 का जो पीरियड है चीन का, जब इतिहास का उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझाते हैं, और आप और हम जैसे स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं, उसमें हिंसा 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 के सिवा कुछ नहीं मिलता है। एक के बाद एक युद्ध हो रहे हैं, अलग अलग प्रांतों में युद्ध हो रहे हैं, वॉर लॉर्ड्स आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हो रहा है, कम्युनिस्ट और केएमटी के बीच लड़ाई हो रही है, जापान का पूरा पूरा आक्रमण हो रहा है, मंचूरिया, उसके बाद द रेप ऑफ नैनजिंग होता है, और कम्युनिस्ट और केएमटी हाथ मिला लेते हैं, दोनों खूनी दुश्मन, क्योंकि उनको जापान को हरा रहे हैं तो जापान सबको मार रहा है वहां पूरे चीन में। ये जो पूरा खूनी संघर्ष चलता रहा 1912 से 1949 तक। समझ में आया आपको? जिसके बाद पीआरसी स्थापित हुआ। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस दौरान हुआ क्या और केएमटी किस प्रकार से यहां से खदेड़ दिया गया। तो अब हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ द कम्युनिस्ट 1949, साम्यवादियों का उदय। और आज भी चीन में साम्यवादी राज कर रहे हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसको सीपीसी कह सकते हैं या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी बोल सकते हैं। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी रही है चाइना की, चीन की साम्यवादी पार्टी, इसका लक्ष्य टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि सर्वसत्तावाद, सारी सत्ता मेरी, सब मेरे नीचे, कानून का राज नहीं होगा, कानून से राज होगा,
वी विल नॉट हैव अ रूल ऑफ लॉ, वी विल हैव अ रूल बाय लॉ। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो कॉमन थ्रेड में हमें समझाइएगा इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है। आज कोई भारत की बात करता है तो भारत में संविधान है, आप और हम सब संविधान के तहत हैं, संविधान के ऊपर तो कोई है ना भारत में। कोई गलतफहमी पाल सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्टीमेटली संविधान आज तक तो जीता आया है। जुडिशरी बचे के ले जाती है हर बार संविधान को। चीन में ऐसा कुछ नहीं है, संविधान तो एक वहां पे फालतू सी किताब है जिसकी कोई वैल्यू है नहीं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कोई छू नहीं सकता, सब उसके अंडर है, जुडिशरी कुछ मुंह नहीं खोल सकती उसके खिलाफ। बाकी कमर्शियल लॉ वगैरह अच्छा है, लेकिन एज फार एज द स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल इश्यूज आर कंसर्न, कोई भी चीन कम्युनिस्ट पार्टी को उंगली नहीं उठा सकता, नहीं तो वो आपको ही उठा लेते हैं। क्रूड बात यह है। तो टोटलिटेरियन मॉडल है, चाइना की सत्ता पूरी केंद्रित है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला वो फाइनल है, कोई लेफ्ट राइट सेंटर करने का स्कोप नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जो कम्युनिस्टों का जो उदय हुआ 1949 तक, इसके पीछे की कहानी दरअसल क्या थी। मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं? फॉर्मेट अच्छा लग रहा है ना? तो फीडबैक बड़ी पॉजिटिव आ रही है, इसलिए हमको भी बड़ा जोश आ रहा है। तो भैया अभी तक की सीरीज में ये तीसरा सेशन हो गया इस फॉर्मेट का। पहला वाला कोरोना वायरस का था, फिर इंडियन इकोनॉमी, फिर ये। तो सारे सेशन फिर से एक बार देख डालो, अच्छे से अपने आप को तैयार कर लो। जब मैंने आपसे कहा 1912 से 49 का फेज काफी ज्यादा रक्त रंजित युग था, सो इट वॉज एन एक्सट्रीमली ब्लडी फेज ऑफ द चाइनीज हिस्ट्री, जिसमें मुख्यतः चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर्सेस KMT थे, कुओमिंतांग, जिसके नेता थे चियांग काई शेक। चियांग काई शेक साहब जो थे, इनका काफी रुतबा था और पूरे चीन पर इनका कब्जा था। हालांकि चाइना में तब भी प्रोविंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रही, लेकिन इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाइयां होती रही। एक बार तो यह हालत थी कि KMT लगभग कम्युनिस्टों को खत्म करने में सफल हो चुकी थी। कम्युनिस्टों की रणनीति क्या थी 1920s और 30s में, कि गांवों में खुद को जमाओ और फिर शहरों को घेर लो। समझ में आया आपको? और KMT ने कई कम्युनिस्टों को पकड़ा, सर में गोली मारी, और माओ को फिर भाग के पहाड़ियों में छुपना पड़ा, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बना के शहरों पे उन्होंने हमले किए। लेकिन इस बीच 1930 और 40 के दौरान जब जापान ने बहुत भयानक हमला किया, तो क्या हुआ? जब जापान ने, तो क्योंकि तब तक तो जापान पूरी तरह से एक आक्रामक मिलिट्री शक्ति बन चुका था, जापान एक इंपीरियल ताकत बन चुका था जो पूरे पूरे एशिया पर कब्जा करने के हिसाब से काम कर रहा था और कर भी चुका था। तो जापान ने चीन के बहुत बड़े हिस्से मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। उस दौरान उसको कहते हैं साइनो जापानीज वॉर का फेज। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आज आप कहीं पढ़ेंगे कि आबे शिंजो और शी जिनपिंग के बीच बहुत तनाव है, तो उसकी जड़ ये है। ये आपको पता नहीं होगा तो आज उनके बीच झगड़ा क्यों है वो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आज आपको 2020, 21, 22 में कोई बोलेगा कि जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का निर्णय ले लिया है, हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी बना रहा है, और चीन बहुत नाराज है, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, चीन क्यों नाराज है, वो आपको इससे एक सेकंड में समझ में आएगा। इसको कनेक्टिंग द डॉट्स अप्रोच कहते हैं। हुआ ये कि जब इसके साथ लड़ाई हुई तो CPC और KMT एक साथ हो गए, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का पतन हुआ, अमेरिका ने 2 बम गिराए, तुरंत चीन में क्या हुआ? सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया। किनके बीच में छिड़ गया? CPC वर्सेस KMT के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर्सेस कुओमिंतांग। ये दोनों फिर से भिड़ गए आपस में बुरी तरह से। अब फर्क यह था कि ये 1945, 46, 47, 48 में जो सिविल वॉर हुआ, साम्यवादी लोग बहुत ताकतवर हो चुके थे और अंततः इन्होंने KMT को हरा दिया। अमेरिका को यह पता नहीं था। बहुत लंबे समय तक अमेरिका इस भ्रम में था कि KMT ही ROC को चलाता रहेगा, मतलब पूरे पूरे चीन को चलाएगा, और KMT तो कम्युनिस्ट था नहीं, तो KMT को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिला। सारी दुनिया दंग रह गई जब 1 अक्टूबर 1949 को बड़ा ही जो फेमस लैंडमार्क एरिया है प्यारे दोस्तों, तियाननमेन चौक, जहां पर 1989 में डेंग जाओपिंग साहब ने हजारों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर टैंक चलवा दिए थे कि काहे की डेमोक्रेसी, ये लो टैंक और ये लो गोलियां। उसी तियाननमेन की बात कर रहा हूं। 1 अक्टूबर 1949 को
माओ जेडोंग ने माओ से तंग ने लाल झंडा फहरा दिया और तब दुनिया को पता चला कि पूरी कहानी बदल चुकी है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। जो राइज ऑफ द कम्युनिस्ट हुआ 1949 में, प्यारे साथियों, ये बड़ा मजेदार कहानी इसलिए है। जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत संघ का संपूर्ण नेता था, बहुत ही क्रूर आदमी था और शायद उसके जैसा आदमी ही एडोल्फ हिटलर को हरा सकता था। एडोल्फ हिटलर ने जीवन की सबसे बड़ी भूल की थी रूस पे हमला करके। जोसेफ स्टालिन, जो कि यूएसएसआर का मुख्य नेता था, उसने सारी कोशिशें की कि किसी भी कीमत पर माओ जेडोंग और उनके सारे के सारे कम्युनिस्ट युद्ध जीत जाए। सिविल वॉर में माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी की जीत में यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था माओ जेडोंग को और माओ जेडोंग की जो विक्ट्री थी उसमें जोसेफ स्टालिन का कंट्रीब्यूशन कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? लेकिन एक बहुत बेसिक चीज यहां आपको देखनी पड़ेगी, किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। देखिए दोस्तों, मित्र देश कौन कौन थे दूसरे विश्व युद्ध में? अमेरिका और सोवियत संघ। समझ में आया? यही सोवियत संघ पैरेलल में चीन में कम्युनिस्टों की मदद कर रहा था और हिटलर से सीधा सीधा भिड़ा हुआ था। देखिए, बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी कहावत है इतिहास की कि नाजियों को मारने के लिए अंततः साम्यवादियों की ही जरूरत पड़ती है। मतलब साम्यवादी ही नाजियों को समाप्त कर सकते हैं। अब साम्यवादियों को कौन समाप्त कर सकता है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन टू एंड नाजिज्म यू नीड कम्युनिज्म। अब 1945 में तो यही हुआ था ना। करोड़ों करोड़ों यूएसएसआर के नागरिकों ने अपना बलिदान देकर ही एडोल्फ हिटलर को समाप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत इन द सेंस ऑफ मैन पावर, इन sheer सेंस ऑफ लॉस ऑफ लैंड एंड हैबिटेट एंड रिसोर्सेज, पैसा, सबसे ज्यादा कीमत किसी ने चुकाई? सोवियत संघ ने चुकाई। समझ में आया आपको? हालांकि इतिहास में उसको कभी भी उतना क्रेडिट फिर मिला नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो गया और शीत युद्ध शुरू हुआ तो वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक तरफ और साम्यवाद और तथाकथित टोटलिटेरियन एक तरफ, और इस वजह से उस प्रोपोगेंडा वॉर में यूएसएसआर का कंट्रीब्यूशन दरकिनार हो गया। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतने में जो बलिदान दिया वो वाला कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो यूएसएसआर ने भैया माओ जेडोंग को जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, नहीं तो शायद माओ जेडोंग जीतते ही नहीं, आज का चीन बहुत अलग होता। खैर, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि सोवियत संघ का जो साम्यवाद था, उसका प्रारूप, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति चीन के साम्यवाद से अलग थी। अब आप बोलेंगे साम्यवाद तो साम्यवाद होता है, दोनों के दोनों अल्टीमेटली तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे ही तो चलते हैं, मार्क्सवाद पर। जी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। मार्क्सवादी आइडियोलॉजी तो एक फंडामेंटल बेडरॉक है आपके पास कि जिसके ऊपर आप बिल्ड करोगे। अल्टीमेटली सोवियत संघ में भी स्टालिनिज्म ही बिल्ड हुआ ना, स्टालिनवाद आ गया, मार्क्सवाद रहा, उसका जो सोवियत स्वरूप था वो था स्टालिनवाद, जिसको बाद में निकिता क्रुश्चेव ने तोड़ा, डीस्टालिनाइजेशन। इनके बीच झगड़ा यह था कि सोवियत संघ वर्कर्स कम्युनिज्म था, यानी औद्योगिक कर्मचारियों का, औद्योगिक मजदूरों का साम्यवाद, और चीन का साम्यवाद था किसानों का साम्यवाद, पेजेंट्स और फार्मर्स कम्युनिज्म। सोवियत संघ में किसानों का साम्यवाद नहीं था और चीन में औद्योगिक कर्मचारियों का साम्यवाद नहीं था। चाइना बहुत लंबे समय तक तो इंडस्ट्रियल स्टेट ही नहीं बना था ना, और सोवियत संघ बहुत लेट बना, इसी वजह से तो रोमानोव डायनेस्टी साफ हो गई। तो ये कहानी है वर्कर्स वर्सेस फार्मर्स कम्युनिज्म की। बात समझ में आई या नहीं? यही चीज स्टालिन और माओ की दोस्ती को बहुत अनईजी बनाती रही। उन दोनों की दोस्ती कभी भी ऐसी और भाई क्या हाल है, बढ़िया चल रहा है एकदम, भाई 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 भाई, ये वाली दोस्ती कभी नहीं हुई।
कैसे हैं भाई साहब, ये वाली दोस्ती। दोनों में बहुत फर्क होता है। अब आप किसी दोस्त से मिल रहे हो, कैसे हैं भाई साहब, इसमें एक ठंडक है रिश्ते में, भाई 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 करके 3 बार गले मिले तो उसमें गर्माहट है रिश्तों में। इनका रिश्ता कैसे है भाई साहब वाला रिश्ता था, समझ में आया आपको, अनईजी, लेकिन रिश्ता था क्योंकि यूएसएसआर किसी भी कीमत पर यूएसए को चाइना को प्रभावित नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए दोनों की भी संधि भी हुई यूएसएसआर और चाइना के बीच में। अभी तक की कहानी क्लियर है आपको। तो इस प्रकार से कम्युनिस्टों का उदय हुआ और एक पूरा नया चीन 1949 से बनना शुरू हो गया। अब आइए तीसरे बिंदु पर चलते हैं, अमेरिका रूस यानी सोवियत संघ, शीत युद्ध और चाइना। तो दोस्तों अगर ये तीन हैं तो दुनिया कैसी होगी, ट्राइपोलर, त्रिध्रुवीय, समझ रहे हैं बात को। अगर 3 ध्रुव बनते हैं, 3 पोल्स बनते हैं तो दुनिया क्या बन जाती है, ट्राइपोलर बन जाती है, समझ में आया नहीं। और अगर 2 ध्रुव होते हैं तो दुनिया क्या बनती है, जल्दी बताइए, तो दुनिया बनती है प्यारे दोस्तों बाइपोलर। अगर 4 ध्रुव बन जाएंगे तो क्या होगी, क्वाड्रिपोलर। तो ये है यूएस, ये है यूएसएसआर, ये है चाइना। अब एक ट्राइपोलर कोल्ड वॉर की सिचुएशन आने वाली है। इसके बाद मैं आपको साइनो सोवियत स्प्लिट और निक्सन माओ मीट बताऊंगा। अभी तक का सब कुछ क्लियर है। तो अब थोड़ा अमेरिका चाइना के रिश्तों को गहराई से देखना और शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं यूएस, यूएसएसआर और चाइना तीनों की बात जब हम करते हैं, सो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद से अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में खटास आ गई। वो इसलिए कि न्यूक्लियर वेपन आ गए और सोवियत यूनियन को यह डर लगने लगा कि कल को अमेरिका हम पे भी तो हमला कर सकता है, और इसलिए सोवियत संघ ने अपनी खुद की न्यूक्लियर ताकत को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। बात समझ में आई। उसके अलावा अमेरिका पूरी ताकत से दुनिया में कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना चाहता था। अमेरिका बहुत डरा हुआ था साम्यवाद से। क्यों? क्योंकि अमेरिका की पूरी पूरी फिलॉसफी फ्री मार्केट इकोनॉमी की फिलॉसफी है, उसकी पूरी फिलॉसफी डेमोक्रेसी की फिलॉसफी है और फ्री विल की फिलॉसफी है कि इंसान स्वतंत्र है, उसको जो करना है उसके लिए। उसकी पूरी फिलॉसफी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है, पूंजीवाद की फिलॉसफी है, वेयर द कैपिटलिस्ट ओनर of resources decide what is to be done with the economy. The government job is restricted to regulating and taxation. पूंजीवाद में अल्टीमेटली जो पूंजीवादी होता है, हजारों हो सकते हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ मध्यम होंगे, वो तय करते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ कैपिटल कैसा होगा, पूंजी का आवंटन किन उत्पादक संसाधनों में होगा। और सरकार क्या करती है? सरकार कर वसूलती है, सरकार विनियमन देती है, सरकार ईमानदारी से रूल ऑफ लॉ चलाती है। बात समझ में आई आपको। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है दोस्तों? कम्युनिज्म की तो कहानी अलग ही है ना। कम्युनिज्म में देयर इज ओनली वन एजेंसी, द स्टेट। सब कुछ स्टेट तय करता है, कितना प्रोडक्शन होगा किस चीज का, क्या कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगी, किस प्रकार से अलॉटमेंट होगा प्रोडक्शन का, सब कुछ स्टेट तय करता है। तो ये मॉडल्स कभी रिकंसाइल तो हो ही नहीं सकते ना आपस में। बात समझ में आई आपको? तो जब हम बात करते हैं यूएस, यूएसएसआर, कोल्ड वॉर इन चाइना की, तो दोस्तों यहां समझना आपको यह है कि ये दो बड़ी विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। ठीक है, तो जब दो विचारधाराएं टकराती हैं तो फिर उसमें प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और देखते ही देखते 1949 से जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ वो 1991 तक चलता रहा। भयानक कोल्ड वॉर की परिस्थिति में, शीत युद्ध की परिस्थिति में दुनिया दो खेमों में बट गई। एक था पश्चिमी खेमा और एक था सोवियत खेमा। या तो आप इसके साथ अलाइन हो जाओ या आप इसके साथ अलाइन हो जाओ, या आप वो करो जो भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू
ये साथ मिलकर चार अन्य बड़े देशों ने, इंडोनेशिया के नेता हो गए, घाना के नेता हो गए, यूगोस्लाविया के नेता टिटो हो गए, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला जोसेफ स्टालिन को धमकी भी दे दी थी कि मुझे मारने को तुम लोग भेजते रहते हो, मत भेजो, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं एक बार भेजूंगा, मेरे को फिर भेजना नहीं पड़ेगा, दूर रहना मुझसे। तो यूगोस्लाविया वो एकमात्र ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री था जो स्टालिन से कभी डरा नहीं, बाकी सब सरेंडर थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप जुड़ सकते हैं, वही जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, जिसको पिछले 2 साल से वो नहीं जा रहे थे, इस बार उन्होंने वर्चुअली उसको संबोधित किया, क्योंकि नाम की वैल्यू को कम करके नहीं आंक सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके जनक में बांडू कॉन्फ्रेंस के समय पंडित नेहरू का नाम था। तो दुनिया में ये 3 गुट थे, वेस्ट, सोवियत या नैम, और उभरते हुए थर्ड वर्ल्ड के देश, तीसरी दुनिया के देश, इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, इसको सेकंड वर्ल्ड कहा जाता था, इसको थर्ड वर्ल्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय विश्व। ये सब आपके पास चॉइसेस थी कि आपको किसके साथ जुड़ना है। ये कोल्ड वॉर चलता रहा और सोवियत संघ के 1991 में संपूर्ण पतन के साथ समाप्त हो गया। उसके बाद सोवियत संघ CIS में तब्दील हो गया, जिसमें सबसे बड़ा देश है रूस, जिसकी अब एक अलग ही कहानी है। यहां तक का समझ में आया कि कोल्ड वॉर का क्या परिणाम था। तो इसमें चीन कहां फिट बैठता है, आइए समझते हैं। हुआ ये दोस्तों कि जब चीन कम्युनिस्ट बना 1949, अमेरिका बहुत भयानक रूप से डर गया, क्योंकि अमेरिका ने अब कम्युनिज्म को एक मोनोलिथिक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में देखना शुरू किया। अमेरिका को ऐसा लगा कि हमें तो कल तक ये लग ही नहीं रहा था कि ये माओ जेडोंग जीत जाएगा, और आज इतना बड़ा देश साम्यवादी बन गया। सोवियत ऑलरेडी साम्यवादी है, तो आधी दुनिया, आधा एशिया साम्यवादी, तो कल को तो भारत भी साम्यवादी बना लेंगे ये लोग, फिर तो बाकी सारे देश साम्यवादी, तो हमारा क्या होगा। अमेरिका बहुत भयानक डर गया। इसी वजह से अमेरिका में बहुत भयानक कैंपेन चला, मैककार्थीइज्म। एक मैककार्थी नाम का वहां पे सेनेटर था जो बिल्कुल ही पागल आदमी था। उसके दिमाग में था कि ये कम्युनिस्ट, वो कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट, वो लेफ्टिस्ट, और वो सबके ऊपर आरोप लगाते रहता था, सबके ऊपर जांच बिठा देता था। पूरे कईयर लोगों के उसने बर्बाद कर दिए। 5 साल तक वो तांडव नृत्य चला, और जब उसने सेना पे उंगली उठाना शुरू की, उसके बाद उसका पूरा पतन हो गया। उसको कहते हैं मैककार्थीइज्म। ये अपने आप में पूरा शब्द है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, यानी प्रताड़ना की राजनीति, जिसमें आप किसी पे भी आरोप लगा देते हो कि तू कम्युनिस्ट, तू कम्युनिस्ट, तू कम्युनिस्ट, तू दुश्मन। इसको मैककार्थीइज्म, अमेरिका में वो बहुत ही डार्क फेस था। उसके बाद जोसेफ मैककार्थी की मृत्यु भी होगी काफी यंग एज में। अमेरिका ने जो कम्युनिज्म को भी तो एक चट्टान के रूप में है, इसमें कोई अलग अलग फेवर नहीं है, ये तो एक ही चट्टान है। क्योंकि देखो ना, USSR और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट हो गए। तो अमेरिका की पूरी रणनीति ये थी कि दुनिया में किसी भी तरह अब मैं साम्यवाद को नहीं फैलने दूंगा। इसके चलते अमेरिका ने एक बहुत भला काम कर दिया, उसने सारी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन फैलाने में बहुत मदद की। हरित क्रांति अमेरिका द्वारा इनिशिएटेड एक प्रोजेक्ट 1940s के समय से, जिसमें अमेरिका का यह मानना था कि अगर दुनिया में भूखमरी की स्थिति रहेगी, भोजन नहीं रहेगा, आबादी तो बढ़ रही है, तो लोग साम्यवादी हो जाएंगे, लोग क्रांति पर उतर आएंगे। और इसलिए बेस्ट है कि हम हरित क्रांति लाएं, फूड प्रोडक्शन बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो मेक्सिको से वो चालू हुआ। मेक्सिको फूड डेफिशिएंट से फूड सरप्लस हो गया। नॉर्मन बोरलॉग साहब ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और अगले 20 सालों तक नॉर्मन बोरलॉग सबको ट्रेन करते रहे दुनिया में। भारत से डॉक्टर स्वामीनाथन को भी ट्रेन किया गया, और उसके अलावा उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग भारत आ गए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के साथ 1960s और 70s में भारत में हरित क्रांति आई, और फिर आगे की कहानी आपको पता ही है। भारत एक अन्न प्रचुर देश हो गया। वी बिकेम अ फूड सरप्लस रादर देन अ फूड डेफिसिट कंट्री। बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये अमेरिका का एक पॉलिटिकल मूव था कम्युनिज्म को रोकने के लिए। यह बात शायद से आपको पता नहीं होगी आज के पहले, आज पता चली। मैंने आपको बताया था कि स्टालिन और माओ की दोस्ती कैसी थी, अनिजी समझ में आया। चीन बहुत ही कमजोर देश था 1950s में, और माओ जेडोंग ने उसको और कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माओ की प्रैक्टिकली सारी नीतियां फेल हुई। कम्युनल एग्रीकल्चर की नीति फेल हो गई, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली करना है, फर्नेस इन एवरी होम, वो नीति विनाशकारी साबित हुई। तो चीन पिछड़ता ही जा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली सोवियत संघ का वो दोस्त था। स्टालिन से जैसा भी हो, अनईजी हो, लेकिन दोस्ती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि स्टालिन की जैसी ही मृत्यु
हुई, उसके बाद जो नेता आए वो थे निकिता ख्रुश्चेव। समझ में आ गया आपको? तो जब निकिता ख्रुश्चेव सत्ता में आए प्यारे दोस्तों, तो उन्होंने आते ही स्टालिन के द्वारा जो पूरा का पूरा एक पर्सनालिटी कल्ट बनाया गया था, उस पर्सनालिटी कल्ट को तोड़ने का काम शुरू किया। बहुत बड़ी बात है ये, समझ में आया आपको? तो निकिता ख्रुश्चेव, इसमें मैंने शायद एच नहीं लगाया, वो भी लगा लीजिए। 1953 में स्टालिन की मौत हुई, और जैसे ही स्टालिन की मौत हुई, अब स्टालिन के विभिन्न अपराध खुल खुल के सामने आने लगे। अब इसको थोड़ा सा शांति से समझ लीजिए। देखिए, जोसेफ स्टालिन जो था वो एक बेहद क्रूर व्यक्ति था। उसने, जब लेनिन जिंदा थे तो वो स्टालिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि स्टालिन को पढ़ा लिखा आदमी था नहीं। स्टालिन एक्चुअली जॉर्जिया का आदमी था, वो रशियन भी नहीं था। लेनिन स्टालिन को मानता नहीं था, वो उसको काफी क्रूर मानता था। लेकिन लेनिन की मौत बहुत जल्दी हो गई ब्रेन स्ट्रोक से, तो स्टालिन ने उसके बाद सारे ओपोनेंट्स को एक एक करके खत्म कर दिया या भगा दिया देश से, और सारी सत्ता, संपूर्ण सत्ता स्टालिन के हाथ में चली गई। लेनिन का वही डर था जब वो जिंदा थे कि आदमी गलत है। स्टालिन क्या करता था? बहुत सारे परजेस करता था। परजेस का मतलब होता है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म कर दो। और उसने हजारों 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 इंटेलेक्चुअल्स को, पॉलिटिशियंस को, सब लोगों को, मिलिट्री के लोगों को पर्ज कर दिया था, खत्म कर दिया था। 36, 37, 38, 39 में खासतौर पे बहुत खतरनाक पर्जेस किए थे। और उसने अपनी खुद की पर्सनालिटी का एक पूरा कल्ट बना लिया था, और लोग साम्यवाद को और मार्क्सवाद को भूल के स्टालिनवाद करने लग गए थे। यह बात कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे लोगों को बहुत खराब लगती थी, जिसमें सबसे आगे थे निकिता ख्रुश्चेव। तो जब स्टालिन की मौत हुई और सत्ता निकिता ख्रुश्चेव के हाथ में आई, तो उन्होंने आते के साथ डीस्टैलिनाइजेशन शुरू कर दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डीस्टैलिनाइजेशन का मतलब होता है स्टालिनवाद गलत है और लोगों को बताओ कि जो इसने किया वो सब गलत किया, और हम सही मायनों में साम्यवाद लाएंगे, स्टालिनवाद नहीं लाएंगे। इससे माओ जेडोंग को झटका लगा, क्योंकि माओ की पूरी पर्सनालिटी स्टालिन से मैच करती थी, और साइनो सोवियत स्प्लिट हो गया। समझ में आया आपको? सोवियत और चीन का झगड़ा हो गया। तो जो एक ऑफिशियल दोस्ती थी, वो दोस्ती इनकी टूट गई, क्योंकि निकिता ख्रुश्चेव ये बोल रहे थे कि जो ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक है, यानी पूर्वी यूरोप के देश, उस वक्त के जो साम्यवादी देश थे, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी वगैरह, हम नहीं चाहते कि ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक पश्चिम से युद्ध करे, हम तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये निकिता ख्रुश्चेव बोल रहे थे। तो माओ को झटका लगा सुन के कि ये क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज थी यूएसएसआर का भारत के प्रति बहुत ज्यादा मित्रवत होना। 1950 से ही यूएसएसआर भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है। कई बार खतरनाक मौकों पर यूएसएसआर ने भारत की मदद की, जैसे 1971 के बांग्लादेश वॉर में, जब अमेरिका और यूके हमला करने आ गए थे और हम रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन को भेजकर इनको खदेड़ा गया था। तो दोस्तों, माओ बहुत घबरा गए कि ये यूएसएसआर कर क्या रहा है, ये भारत से दोस्ती कर चुका है और ये तो डीस्टैलिनाइजेशन कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं। माओ तब तक चीन को न्यूक्लियर पावर बनाने की दिशा में बढ़ चुके थे। इन्होंने भी न्यूक्लियर विस्फोट करके न्यूक्लियर हथियार बना लिए थे। आपको बात समझ में? हालांकि अभी यूनाइटेड नेशन का सदस्य नहीं था पीआरसी, अभी आरओसी ही था, जो कि छोटा सा द्वीप समूह बन चुका था, अब तो ताइवान द्वीप समूह भी नहीं। तो ये साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ। समझ में आया? तो अमेरिका को एक बहुत अच्छा मौका दिखा। उसको समझ में आया कि कम्युनिज्म कोई मोनोलिथिक चीज थोड़े ही है, कम्युनिज्म में भी अंदर बहुत झगड़े हैं। और इसलिए राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो भारत का स्वॉन एनिमी था, उसने पाकिस्तान से, राष्ट्रपति रिचर्ड के जो खास पट्टे थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने पाकिस्तान से बात की और उन्होंने कहा चीन से बात करो, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की बहुत गहरी दोस्ती 1950 से हो चुकी थी भारत के कारण।
कि पाकिस्तान को बोलो कि मीटिंग अरेंज हो। पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से मीटिंग अरेंज करवाई और रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को झटका देते हुए 1972 में चीन की यात्रा कर ली। निक्सन माओ मीट वो टर्निंग पॉइंट था जहां चीन और अमेरिका झगड़ने के बजाय दोस्त बनने की दिशा में बात करने को तैयार हो गया। अभी दोस्त बने नहीं हैं। माओ काफी बूढ़े हो चुके थे और उसके 4 साल बाद 76 में उनकी मौत भी हो गई थी। ऐसा कहते हैं माओ ब्रश नहीं करते थे, ग्रीन टी से सिर्फ कुल्ले करते थे। राम 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 राम। तो 1972 में रिचर्ड निक्सन पहुंचे चीन और वो जाके माओ से तुंग से मिले और दुनिया को झटका लगा कि ये क्या हो गया, अमेरिका और चाइना मिल रहा है, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। सोवियत संघ भी सकते में था, भारत को भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स ऐसे इवॉल्व होती रही। आपको बात समझ में आई? तो साइनो सोवियत स्प्लिट का एक परिणाम यह हुआ कि अमेरिका को एक एंट्री पॉइंट मिला और उसने चीन से दोस्ती कर ली। लेकिन उस दोस्ती का कोई ऐसा मटेरियल बेनिफिट एकदम से नहीं मिला था और माओ की मौत के बाद ही कहानी पूरी तरह से बदलनी थी। तो कोल्ड वॉर जब था दोस्तों, तब दुनिया में 3 ध्रुव बन गए और ये ट्राइपोलर हो गई दुनिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? आगे चल के ये क्वाड्रिपोलर भी होने वाली थी विथ यूके एज द 4th पोल, लेकिन अल्टीमेटली वो बाइपोलर ही रही बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और फिर वो यूनिपोलर हो गई 1991 में। तो हमने पॉइंट 4 भी कवर कर लिया है। आपको साइनो सोवियत स्प्लिट का पूरा कारण बता दिया, निक्सन माओ मीट बता दी, और पॉइंट 5 में चीन 1976 तक और माओ की मृत्यु तक भी कवर कर लिया। समझ में आया आपको? तो ये ऐतिहासिक ऐसी धाराएं हैं कि इनको समझे बिना आगे का कुछ भी नहीं समझा जा सकता। तो अब हमने बहुत बड़ी बातें कर ली, अब चीजें बहुत सरल हो जाएंगी। तो फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सोवियत संघ भारत के करीब आता चला गया। भारत को मिलिट्री हार्डवेयर जितना ज्यादा रशिया ने बेचा है उतना किसी भी देश ने नहीं। वो तो अमेरिका से हाल फिलहाल पिछले 10 सालों में रिश्ता बना है, नहीं तो भारत का रिश्ता सोवियत से ही रहा, रूस से ही रहा। शीत युद्ध में साइनो सोवियत स्प्लिट हुआ और जब रूस और सोवियत संघ का आपस में झगड़ा हुआ स्टालिन की मौत के बाद, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव माओ जेडोंग को नेता मानता ही नहीं था, क्रूड मानता था और वहां के कम्युनिज्म को कम्युनिज्म मानता ही नहीं था। शांति की बात निकिता क्रुश्चेव करते थे, वो कहते थे ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक में हमको कोई युद्ध नहीं चाहिए, हम तो वेस्ट के साथ पीसफुली। ये बात माओ को नागवार गुजरती थी और निक्सन माओ 1972 में मिले, जिसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन के संबंध अब नॉर्मल होने वाले हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि 1972 ही वो वर्ष था जब अमेरिका बहुत भयंकर दबाव में था और डॉलर जो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था उसको रिचर्ड निक्सन ने एक तरफा निर्णय लेते हुए स्क्रैप कर दिया था, जिससे भूचाल आ गया। तो 1945 से जो एक व्यवस्था बनी थी, मैंने आपको ये व्यवस्था के बारे में बताया ना, ये वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूं। 1945 से जो पैक्स अमेरिकाना बना था, जिसमें डॉलर गोल्ड के साथ में बाकी देशों की अपनी करेंसी की पेगिंग की बात थी और पूरे पूरे डॉलर को गोल्ड की बैकिंग रहेगी। दुनिया का कोई भी देश अपने डॉलरों को गोल्ड में कन्वर्ट अमेरिका में करवा सकता था वगैरह वगैरह। लेकिन वियतनाम वॉर के चलते अमेरिका का भयानक मॉनेटरी एक्सपेंशन और लोगों को शक होने लगा कि ये इतने डॉलर छाप रहा है, इसके पास गोल्ड कहां है। उस वजह से लोगों ने अपने अपने डॉलर रिडीम कराने शुरू कर दिए, तो अमेरिका के पास सोना ही नहीं बचा। तो रातों रात उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को एक तरफा खारिज कर दिया रिचर्ड निक्सन ने। ताकतवर जो बोलता है वो सही होता है, कमजोर जो बोलता है वो गलत ही होता है। तो दुनिया में ताकत वो चीज होती है जो गलत को सही और सही को गलत बना सकती है। उसका बेस्ट एग्जांपल इज रिचर्ड निक्सन द्वारा यूनिलैटरली इस गोल्ड डॉलर एक्सचेंज को समाप्त करना। तो ये बहुत बड़ा मॉनेटरी सिस्टम में परिवर्तन दुनिया में अचानक से आया। ये 72 बड़ा एक खतरनाक था। फिर आपको ऑयल शॉक के बारे में पता ही है, ओपेक ने किस प्रकार से तेल के रेट बढ़ाए, दुनिया में भीषण रिसेशन आया, भारत में 1973 में रिसेशन आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था, यूएसएसआर की मदद से हम जीते थे, चीन और खफा था यूएसएसआर से, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी तक का सब समझ में आ गया? तो क्या पॉइंट नंबर 5 तक का सब कुछ क्लियर है? तो मैं पॉइंट 6 पर आ सकता हूं वीडियो परमिशन। तो प्यार दोस्तों, अब एक पूरी तरह से टूटा फूटा चीन 1979 तक लड़खड़ा रहा था। चीन और भारत का जीडीपी प्रैक्टिकली सेम था।
आज क्या है? आज भारत का जीडीपी है लगभग $2.8 ट्रिलियन, इस साल तो श्रिंक होने वाला है। और चीन का जीडीपी है 14.5 ट्रिलियन, वो भी श्रिंक ही होगा। ग्रो कहां से हो सकता है? अभी जब सब कुछ बंद पड़ा हुआ था इतने लंबे समय तक, पॉजिटिव ग्रोथ कहां से आएगी? पॉसिबल ही है। 1 ट्रिलियन है 1000 बिलियन। लेकिन उस वक्त 79 में चीन और भारत लगभग बराबर थे। मजेदार फैक्ट है। हम इसकी बात करें दोस्तों, राइज ऑफ डेंग शाओपिंग एंड मॉडर्न चाइना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड एंड ऑफ हिस्ट्री की। ऐसे में एक बड़े छोटे कद के व्यक्ति थे डेंग शाओपिंग, जिनका राजनीतिक कद इतिहास में बहुत ऊंचा हो गया। इन्होंने सत्ता संभाली। अब डेंग शाओपिंग को यह पता था कि चीन पूरी तरह से गरीब हो चुका है। चीन के पास उद्योग नहीं, धंधे नहीं, काम नहीं, तो बर्बाद हो जाएगा चीन। तो डेंग शाओपिंग ने अपनी पूरी अप्रोच ही बदल डाली और डेंग शाओपिंग चाइना में कैपिटलिज्म ले आए। जी हां जी हां जी हां जी हां, डेंग शाओपिंग वो पहले व्यक्ति थे जो चीन में कैपिटलिज्म की बात करने लगे। तो डेंग शाओपिंग पे कम्युनिस्ट ने ही हमले कर दिए, वैचारिक हमले, कि क्या बोल रहे हैं, तो धोखेबाज है, ही इज अ काउंटर रेवोल्यूशनरी, ही इज अ कैपिटलिस्ट इन द कम्युनिस्ट गार्ब, और ये तो धोखा दे रहा है चीन को, ये वो। लेकिन डेंग शाओपिंग को यह पता था कि अगर अभी मैंने ये सब नहीं किया तो चीन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी उस वक्त पूरी तरह से समाप्त थी। तो डेंग शाओपिंग ने क्या किया दोस्तों, हम पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 पर हैं। डेंग शाओपिंग ये बोले, उसको डेंगिज्म कहते हैं, डेंग के द्वारा दिए हुए कुछ बड़े सरल वाक्य। उन्होंने ये कहा, पहली चीज, टू बी रिच इज ग्लोरियस, कि अमीर होना गर्व की बात है, शर्म की नहीं। फिर उन्होंने कहा कि सोशलिज्म इज नॉट अबाउट ग्लोरीफाइंग पॉवर्टी, कि समाजवाद का यह मतलब थोड़ी कि गरीबी का महिमा मंडन करो, ये किसने बता दिया। और उन्होंने कहा, द कलर ऑफ द कैट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज एबल टू कैच द माइस, कि बिल्ली के रंग से क्या होता है। बिल्ली का रंग काला हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो, जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ रही है, बिल्ली बिल्ली है। मतलब कैपिटल कहीं से भी आए, इन्वेस्टमेंट के अमेरिका से ही क्यों ना आए, जब तक कैपिटल आ रही है, फैक्ट्री लग रही है, नौकरी मिल रही है, तो कैपिटल कैपिटल है। बात समझ में आई? तो चीन में क्रांति आ गई। और डेंग शाओपिंग ने क्या किया, उन्होंने अपने तटीय क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खड़े कर दिए। ये चीन की जो पूरी आधुनिक विरासत तैयार हुई है 30 सालों में, 40 सालों में, ये उसकी फाउंडेशन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चीन के तटीय क्षेत्रों में बनाए गए, और जैसे जैसे करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन आने शुरू हुए, डेंग शाओपिंग ने अमेरिका को बोला कि आप तो आइए पैसा लगाइए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बोला, आओ पैसा लगाओ, आओ पैसा लगाओ, तुमको गारंटी है, तुमको कोई टच नहीं करेगा। मैंने बोला ना, बोला तो बोला, मैंने तो हूं, अब चिंता मत करो। और बहुत सारी टैक्स की छूट मिलेगी, काम करने की आजादी मिलेगी, लेबर की कोई कमी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से करोड़ों लोग हम ले आएंगे। यहां से चाइना ने पूरे खेल को पलट दिया, और अमेरिका चाइना का जो बहुत जबरदस्त इंटीग्रेशन है वो यहां से शुरू हो रहा है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर परसेप्शन, अमेरिका एंड चाइना आर जॉइंट एट द हिप्स टुडे। एक सामान्य व्यक्ति पैंडेमिक के बाद खासतौर पर, वैसे पैंडेमिक के पहले भी, ट्रेड वॉर में भी, और उससे पहले भी, ट्रंप के पहले भी, ये मानता रहा कि चीन और अमेरिका तो दुश्मन, ढिशुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन और अमेरिका पूरे एक हो चुके हैं। उनकी फिलॉसफीज अलग हैं, तनाव है, लेकिन दोनों ऐसे जुड़ चुके हैं। अमेरिका का कई ट्रिलियन डॉलर पैसा चीन में लगा हुआ है, चीन का कई ट्रिलियन डॉलर पैसा अमेरिका में लगा है। ये दोनों कभी युद्ध नहीं कर सकते, दोनों का नुकसान है। आपको बात समझ में आई? और ये ऐसे इंटीग्रेट हो चुके हैं कि ये लड़ाई तो नहीं कर सकते। ऐसा अभी लगता है, कल को कोई सिरफिरा कुछ कर दे तो भैया उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा यार। सेशन को इस वजह से डिसलाइक कल मत करना, सर आपने तो बोला युद्ध नहीं होगा, तो हो गया। वो लाइक किया कि नहीं सेशन को? क्या कर रहे हो यार? और टेस्टिमोनियल वगैरह लिखो जरा, बढ़िया बढ़िया, तो मजा आए। तो डेंग शाओपिंग ने एसईजेड्स में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लाकर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोलना शुरू की, जिससे चीन के करोड़ों लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से निकाल कर शहरों में लाकर नौकरियों पर लगाया गया। विनिर्माण क्षेत्र में, सर्विसेज से, एग्रीकल्चर में नहीं,
और इन लोगों को वहां रहने की कोई परमिशन नहीं थी, उनको परमिट लेना पड़ता था टेम्पररी, उनके बच्चे वहां के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते कुछ। आज भी यह हालत है कि ग्रामीण लोग जिन्होंने बनाया है चीन, एक तरह से तो वो शोषित, उनका पास कोई पॉलिटिकल राइट्स वहां नहीं होते हैं, वैसे तो किसी के भी पास नहीं है, लेकिन ये ग्रामीणों की हालत सबसे खराब है, पैसा कमा लिया उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा मास है चाइना में जो बहुत एंग्री है कम्युनिस्टों से, ये काफी ओपन सीक्रेट ही है। तो इस प्रकार डेंग शाओपिंग ने वो फाउंडेशन लेकर दी और पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को यह समझा दिया कि पैसा आने दो, इन्वेस्टमेंट्स आने दो, क्योंकि सत्ता तो अपने ही हाथ में है ना, सत्ता कहां जा रही है और डेमोक्रेसी थोड़ी आ रही है। इसीलिए डेंग शाओपिंग ने 1989 में तियाननमेन स्क्वायर में पूरा का पूरा हत्याकांड मचा दिया बच्चों पर, जो डेमोक्रेसी की मांग करने के लिए कॉलेज के बच्चे आके खड़े हो गए थे। तो डेंग शाओपिंग ने पीएलए को भेजा और 2 रातों में वहां पर लाशें बिछ गई। उसके बाद से कम्युनिस्टों ने आज तक चीन में किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन को खड़ा ही नहीं होने दिया है। जितने भी लोगों ने मुंह खोला है उन सबको मार डाला गया, जैसे कि लियू शाओबो नोबेल प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज मिला लियू शाओबो को। उनकी गलती यह थी, उन्होंने 2007-8 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट घोषित किया कि भाई चीन का एक संविधान है, उस संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमको देखे क्यों नहीं हो। और एक चार्टर ऑफ पूरी डेमोक्रेसी उन्होंने जारी किया, धर दबोचा उनको, और उनकी मौत कैंसर से हुई और वो एक तरह से अपने घर रूबी जेल में ही हुई। तो ये चीन की एक एटीट्यूड रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सब जानते हुए भी अमेरिका ने चीन से रिश्ते तोड़े ही नहीं है, क्योंकि व्यापारिक रूप से दोनों इतने बुरी तरह से जुड़ चुके हैं आपस में कि वो टूट ही नहीं पा रहा है रिश्ता। आई होप यू अंडरस्टूड, ये 1990s तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड एंड ऑफ हिस्ट्री पर, जिसके बाद तुरंत हम देखेंगे राइज ऑफ चाइना एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है जी, मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं? छोटी छोटी सैकड़ों चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो हमने कई सालों में पढ़ा कर सीखी हैं, सरल तरीके से आपको पेश कर रहे हैं। अगले सेशन में आप क्या पढ़ना चाहेंगे हमें बताइए। आपके सजेशंस पे से ये सेशन बना है, पिछले सेशन में ये सजेशन आया था। अब आज क्या क्या सजेशंस आएंगे उस पर से हम बुधवार का हमारा अगला सेशन तय करेंगे, और इस तरह से सीरीज चलती रहेगी भैया। तो आपका प्यार मिलता है, सीरीज इसी तरह प्यार से चलती रहेगी। तो अब हम आ रहे हैं कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर एंड द एंड ऑफ हिस्ट्री पर। मिखाइल गोर्बाचेव रूस के अंतिम बड़े नेता थे सोवियत संघ के, समझ में आया? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतिम जनरल सेक्रेटरी थे। उनकी एक ही गलती थी, वो बड़े भले आदमी थे। तो जब अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने की बात हुई तो उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने बोला कि मैं अपने लोगों के ऊपर तो गोली कभी नहीं चलाऊंगा। बात समझ में आई? आई एम नॉट गोइंग टू फायर ऑन माई ओन पीपल। और उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम की 2 अप्रोचेस चालू की। ये रूसी शब्द हैं, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। इसका बेसिक मतलब यह होता है कि खुलापन और आर्थिक सुधार। अब रूस की व्यवस्था हमेशा से बहुत बंद थी, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा थे, इंटरनल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा हो चुका था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत कम था, और समस्याएं इकोनॉमी की बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, जो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि पूरा आर्थिक रूप से सोवियत संघ में आंतरिक विस्फोट हो गया। लोगों को ब्रेड के लिए घंटों लाइन लगना पड़ रहा है। तो एक तरफ सोवियत यूनियन जिसके 14,000 न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं अमेरिका की तरफ, और एक तरफ वो सोवियत यूनियन जहां लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही है। तो यह विडंबना, विरोधाभास कब तक चलता? तो सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ का पूरा पतन हुआ जब विद्रोह हो गया इंटरनली और सब कुछ कोलैप्स हो गया। यह हुआ 1991 में। बर्लिन वॉल कोलैप्स से कहानी शुरू हुई, जो कि बर्लिन को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांटा था, और वो एक सांकेतिक दीवार थी इस सेंस में कि जो पूर्व में है वो कम्युनिस्ट हैं, जो पश्चिम में है वो लोकतांत्रिक हैं, और ये दीवार दोनों को बांटती। तो जैसी दीवार टूटी तो लोगों को समझ में आ गया कि ये कम्युनिज्म का पूरा ढांचा टूट जाएगा। उससे पहले रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि देशों में जो इनके कम्युनिस्ट पपेट्स थे वो सब एक एक करके गिर गए थे, जैसे चाउसेस्कू फैमिली को गोलियों से उड़ा दिया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा पतन हुआ,
और यूएसएसआर के नए नेता बने बोरिस येल्तसिन, और इन्होंने उसको डेमोक्रेटिक बना दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश रशिया कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं बन पाया। 2000 में उसकी कमान व्लादिमीर पुतिन के हाथों में आ गई, और सोवियत संघ की कमान पहले रूस के रूप में बोरिस येल्तसिन के पास गई, और सन 2000 में उसकी कमान व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आई, जो केजीबी थे। तो व्लादिमीर पुतिन ने बचे खुचे लोकतंत्र की सारी हड्डियां तोड़ दी, और वो पूरा एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन गया। 2024 तक वो नेता हैं, सारी टर्म लिमिट हट गई हैं, वो जब तक चाहें कायनात के अंत तक, अगले 400 करोड़ सालों तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। वैसे कोरोना पैंडेमिक रूस में बहुत भयानक तेजी से फैल गया। जिन जिन देशों में अथॉरिटेरियन सरकारें हैं जो छुपाती हैं, वहां वहां कोरोना वायरस का कहर बहुत ही बुरी तरह से। वैसे तो यूएस में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेसी, वहां तो कार्रवाई नहीं की ट्रंप ने, इस वजह से फैला, वो एक अलग बात है। तो ये सन 2000 में पुतिन साहब के हाथों में सत्ता गई, और वो हमेशा के नेता बने हुए। बात समझ में, क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी तक गारंटी है, 2024 तक, उसके आगे भी टर्म लिमिट हट गई है। यहां तक सब समझ में आ गया। जब यूएसएसआर का पतन हुआ तो फ्रांसिस फुकुयामा जैसे फिलोसोफर्स ने कहा, ओ हो दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। क्या मतलब है इसका? कि अब इसके आगे क्या देखना बचा है? कम्युनिज्म का कोलैप्स हो गया है, तो अब तो दुनिया में एक ही चीज चलेगी, लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र। फुकुयामा को चीन का अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक दूसरा राक्षस चला रहा है जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये फिर से नया इतिहास लिखना शुरू करेगा। हिस्ट्री कभी भी एंड नहीं होती फुकुयामा जी। तो फ्रांसिस फुकुयामा जब बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, उस वक्त उसको बहुत काफी पब्लिसिटी मिली उस कॉन्सेप्ट को। 1990s में हमने पूरा पढ़ा हुआ, हमने लिखा हुआ उस समय। और उन्होंने कहा था कि बिकॉज यूएसएसआर इज गॉन, चाइना इज वेरी सून गोइंग टू टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक, क्योंकि चाइना कमजोर देश था। 91, 92, 93 में चाइना क्या था? कुछ भी नहीं था। लेकिन इंटरनली माओ जेडोंग ने, डेंग शाओपिंग ने सिस्टम बना दिए थे। चीन तेजी से खुद को इकोनॉमिकली मजबूत करता चला गया। लेकिन डेंग शाओपिंग की एक चाल थी, उन्होंने हमेशा अपने लोगों को यह बोला, सिर झुकाओ, चुपचाप मेहनत करो, मुंह मत खोलो और अपने समय का इंतजार करो। बस इस वजह से चीन बचता चला गया, अमेरिका की नजर में ही नहीं आया। यहां तक का पॉइंट क्लियर आपको दोस्तों? तो एंड ऑफ हिस्ट्री क्लियर है, हिस्ट्री का अंत नहीं हुआ, हिस्ट्री तो फिर से निकल कर आ गई। अब ये चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब आखिर कैसे बन गया, और विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कैसे बन गया, और अमेरिका चीन के व्यापारिक संबंध क्या हैं, ये कैसे बने, उसका पहला बीज तो हमने देख लिया है। लेकिन अब हम आपको वो शानदार इनपुट्स देने वाले हैं कि आखिर ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, तो बना कैसे। प्यारे दोस्तों, 1979 से जो आर्थिक सुधार डेंग शाओपिंग लेकर आए थे, उन सुधारों को डेंग शाओपिंग के बाद आए जियांग जेमिन हो या हु जिनताओ हो, इन्होंने जारी रखा। और डेंगिज्म जो एक था कि भैया वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, स्टे साइलेंट एंड बाइड योर टाइम, कि चुपचाप काम करो, खुद को ताकतवर बनाओ, बड़बड़ मत करो, उसका पूरा फायदा चीन को मिल गया। क्योंकि अमेरिका के निशाने पे चीन आया ही नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। 2002 में अमेरिका ने पूरी ताकत लगाकर चाइना को WTO का सदस्य देश बनवा दिया कि भाई जब तक चाइना जुड़ेगा नहीं हमारे साथ, तब तक ये लिबरल डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा। चाइना ने बाकी सबको अथॉरिटेरियन बना दिया, खुद तो लिबरल डेमोक्रेटिक बनने से रहा। और अमेरिका ने पूरी ताकत लगा के चाइना को WTO में मेंबरशिप दिलवा दी। बात समझ में आई आपको? अब चाइना जो फंडामेंटली एक मैन्युफैक्चरिंग पावर था, उसको पूरी की पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट्स प्लेटफॉर्म हासिल हो गया, जो पहले नहीं था। चाइना की ताकत सिर्फ पहले दिन से एक ही रही है, स्केल। प्यारे दोस्तों, आज लोग चाइना को गालियां देते हैं, बदमाश, ये वो, वायरस, फलाना ठिकाना। चाइना की स्केल किसी के पास नहीं है, ना वियतनाम के पास, ना इंडोनेशिया के पास, ना बांग्लादेश के पास, ना अमेरिका के पास, ना भारत के पास। चाइना किसी भी चीज का प्रोडक्शन जिस पैमाने पर कर सकता है, वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये तो जग जाहिर है ना।
और इसी ताकत का तो चीन ने फायदा लिया है। हाँ, आज लोगों को अब समझ आ गया है कि एक ही व्यक्ति पर इतना रिलाय करना कितना खतरनाक है। इसलिए लोग चीन की जगह सेकंड थर्ड ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इसलिए नहीं कि चीन बुरी जगह है इसके लिए, इसलिए कि बहुत खतरनाक है एक ही जगह रहना, क्योंकि अगला पैंडेमिक आएगा तब कहां जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बंद हो जाता है तो धंधा ही बंद हो जाता है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। तो चाइना ने अपने आप को एक एक्सपोर्ट्स सुपर पावर बना लिया और धीरे 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 हाल ये हो गया कि चाइना की कॉस्ट एफिशिएंसी और स्केल एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया और सारी दुनिया अब चाइना को या तो अपना मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करने लग गई या चाइना में बड़े बने प्रोडक्ट्स को खरीदने लग गई। इन दोनों में फायदा था। चाइना को आप जो अपने देश में बनाते हो, आप सोचते हो यार ये बनाने में यूनिट कॉस्ट $13 आ रही है, अगर ये सब मैं चाइना को बोल दूं तू बना ले तो वो तो $6 भी बना के दे सकता है। जाने दो यार। केवल एक चीज ने ग्लोबलाइजेशन के दौर को नियंत्रित किया है। आई होप आप पैरेलल में इस बात को समझ रहे हैं कि 1980 से लेके 2007 तक का फेज ग्लोबलाइजेशन का फेज था। साथ में आके सारे बुलबुल फूट गए एक एक करके, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। तो 1980 से 2007 का वैश्वीकरण की जो आंधी चली ट्रेड और फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन की, उसमें दुनिया को ये समझ में आया कि यार क्यों हेडेक ले रहे हो, ये चीन वाले मैन्युफैक्चर करने को तैयार है, इनको दे दो इनको दे दो इनको दे दो, बहुत प्रॉफिट बढ़ता है। और चीन जो जबरदस्त प्रोडक्ट बनाने लगा, सारी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करने लगा, उसकी कीमत इतनी कम थी कि अमेरिकन उसके सबसे बड़े खरीदार बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा जायज नहीं है। चीन थोड़ी प्रोडक्ट लेके गया था कि खरीदो खरीदो, अमेरिकन ने बुलवा बुलवा के खरीदे, क्योंकि वो तो आधे दाम एक चौथाई दाम पर सेम क्वालिटी देता है। आज डोनाल्ड ट्रंप बोलते जरूर है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, I'm not going to allow China to rape America anymore. No sir, very bad. No sir. वो बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी क्या अमेरिकन इंडस्ट्री कभी भी चाइनीज कॉस्ट एफिशिएंसी का मुकाबला कर पाएगी? उसका एक ही आंसर है नहीं। क्या इंडियन इंडस्ट्री कभी भी चाइनीज कॉस्ट एफिशिएंसी का मुकाबला कर पाएगी अगले 5-6-7 सालों में? उसका एक ही उत्तर है नहीं। क्या वियतनामीज या बांग्लादेश या जर्मन इंडस्ट्री कभी भी चाइनीज कॉस्ट एफिशिएंसी का मुकाबला कर पाएगी? उसका एक ही उत्तर है नहीं। ये मैंने 3 बार इसलिए बोला कि ये सच्चाई और ये बड़ी कटु सच्चाई है जिसका पूरा पूरा फायदा चीन लगातार लेता आया है। आपको बात समझ में आई? तो चाइना अब सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी बन चुका है, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है, और इस वजह से चाइना के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरप्लस खड़ा हो गया। चाइना पहली बार एक बहुत अमीर देश बन गया जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरप्लस आ गया, जिसे उसने बहुत हद तक अमेरिका की ही ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जितनी अमेरिकन ट्रेजरीज है, ये वहां की अमेरिकी सरकार के द्वारा जारी किए हुए बॉन्ड, वो दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे सुरक्षित देश है। अमेरिका हमेशा रहेगा, वहां की ट्रेजरीज में पैसा लगाओ। तो चाइनीज सरकार ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी खरीद रखी है। क्या खा के युद्ध करेंगे ये लोग आपस में? आपको बात समझ में आ रही है? और बचे हुए पैसे से अब आने वाले थे आगे शी जिनपिंग, जो अलग ढंग से गदर मचाने वाले थे, आ रहे हैं उसके ऊपर हम। हालात यहां तक हो गए कि अमेरिका हमसे लगातार माल खरीदता रहे, इसलिए चाइना ने फाइनेंसिंग शुरू कर दी अमेरिका की, वेंडर फाइनेंसिंग, कि मैं वेंडर हूं, मैं चाइना हूं, मैं वेंडर हूं, मैंने बनाया है और मैं अमेरिका के लोगों को बोल रहा हूं आई विल फाइनेंस इट, लो किस्तों में देते रहना। तो चाइना बिकेम अ वेंडर हु वाज फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ इट्स ओन। आपको बात समझ में आई? तो अगर बजाज स्कूटर वाले ही बजाज कैपिटल से आपकी फंडिंग करते हैं, मान लो बजाज ऑटो वाले ही खुद की फाइनेंस कंपनी से करने, वैसे कैपिटल अलग कंपनी हुए, रॉन्ग एग्जांपल हो गया इसलिए मैंने करेक्ट किया, तो वो वेंडर फाइनेंसिंग होता है। समझ में आ गया? तो वो वेंडर फाइनेंसिंग करने लगा, ये कॉन्फिडेंस चाइना का खुल गया, और चोरी करने में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। सो दे केप्ट स्टीलिंग अ लॉट। हर टेक्नोलॉजी जो चाइना में आई वो चुरा ली गई पूरी तरह से। ये बात अमेरिका को 2005, 6, 7, 8 में समझ में आ गई कि बहुत बुरी तरह से हमने जो R&D भी वहां पे आउटसोर्स कर रखा है उसकी चोरी हुई है। इसलिए 2010 के बाद से दुनिया के देशों ने R&D आउटसोर्सिंग बंद कर दी।
क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि सारी टेक्नोलॉजी वहां चोरी हो जाती है और वहां वो इतने अच्छे ढंग से आरएनडी आउटसोर्सिंग कर नहीं पाते, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग कर लेते हैं, तो क्यों देना उनको आरएनडी आउटसोर्सिंग। ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, लेकिन तब तक चीन अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था। नकल में भी अकल तो लगती है। यहां तक समझ में आया। तो यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस क्या हुए? यूएस बिकेम द बिगेस्ट बायर ऑफ चाइनीज गुड्स। समझ में आ गया आपको? एंड चाइना एंडेड अप बिकमिंग अ वेंडर दैट वाज फाइनेंसिंग, कि खरीदो खरीदो, हम फाइनेंसिंग भी कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस बिकेम अ वन वे ट्रैफिक वेयर यूएस वाज कॉन्स्टेंटली रनिंग ट्रेड डेफिसिट्स। तो अमेरिका लगातार व्यापार घाटे उठा रहा था और चीन लगातार मैसिव ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता रहा। इस ट्रेड सरप्लस से जनरेटेड दौलत को चीन ने अपने मिलिट्री स्ट्रेंथनिंग में तबीयत से लगाया, न्यूक्लियर वेपन और दूसरी स्ट्रेटेजिक वेपन 21st सेंचुरी वेपनरी डेवलपमेंट में बहुत कुछ लगाया, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इंफ्लुएंस एनहांसमेंट में बहुत ताकत से लगाया, कल्चरल इंफ्लुएंस एनहांसमेंट में दुनिया भर में कन्फ्यूशियस सेंटर खोलना वगैरह उसमें पैसा लगाया, एसेट परचेज में पैसा लगाया। अफ्रीका में इतनी जमीनें, इतने देशों में इतने एसेट खरीद लिए। चाइना ने अफ्रीका में जितना इन्वेस्टमेंट किया पिछले कुछ सालों में, तो अफ्रीकी देश पूरी तरह से प्रो चाइना है, लेकिन अब वो नहीं भी है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद और वहां पे आने वाले चीनी लोगों का जो व्यवहार होता है अफ्रीकन के प्रति बड़ा रेसिस्ट, तो वो भी एक खट्टा मीठा रिश्ता बन चुका है। तो चीन ने ये सारा पैसा इन चीजों पे लगाया और इसलिए चीन एक बहुत खतरनाक ताकत के रूप में, मतलब बहुत ही मजबूत ताकत के रूप में आगे बढ़ने लगा। ये बात अमेरिका को बहुत अच्छे से 2015 में समझ आ गई दैट वी आर लुकिंग एट अ वेरी बिग कॉम्पिटिटर फॉर द पैसिफिक रीजन नाउ, जिसको अमेरिका ने चतुराई से इंडो पैसिफिक नाम दे दिया ताकि भारत को भी झगड़े में घसीट लिया जा सके। भारत ने चतुराई से बोल दिया कि हिंद प्रशांत को हम एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं केवल भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं गुरुजी, तो अंकल सैम होशियारी कम दिखाओ। बात समझ में आई आपको? तो ये है यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस की वर्तमान हकीकत। अभी मैं ट्रेड वॉर पर आया नहीं हूं, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। तो जो एक आरोप अभी हम आ रहे हैं, चाइना एम्बिशियस बीआरआई एंड टेक्नोलॉजिकल लीप, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद ट्रेड वॉर पर आएंगे। ठीक है? चीन का बेहद महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको पहले वन बेल्ट वन रोड बोलते थे, नाम क्यों बदला बता दो, और एक प्रौद्योगिकी में छलांग, इस पर बस 1 मिनट ना रहे। तो यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस में जो एक सामान्य परसेप्शन बना हुआ है कि चाइना की क्वालिटी बहुत खराब, चाइना की क्वालिटी बहुत खराब, वो परसेप्शन गलत था। चीन ने खुद को बहुत एडवांस कर लिया समय के साथ, तो बेस्ट क्वालिटी गुड्स अक्रॉस रेंज ऑफ इंडस्ट्री वो देने लगा और चीनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक्सपोर्ट्स डोमिनेटेड हो गई। डोमेस्टिक कंजम्पशन का कंपोनेंट काफी कम था। भारत की स्थिति एकदम अलग है। भारत में जीडीपी में कंजम्पशन 65% के आसपास है, लोकल इन्वेस्टमेंट 27%। तो ये दोनों मिलकर लगभग 87 से लेके 90% तक बताते हैं भारत के जीडीपी में। एक्सपोर्ट्स का प्रतिशत, नेट एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फिगर नेगेटिव हो जाता है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं मानेंगे प्रैक्टिकली। और हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैसे भी केवल $314 बिलियन पर अटके हुए हैं 7 सालों से। जी हां, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सर्विसेज बढ़ रहे हैं। तो चाइना में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा थे, कंजम्पशन कम थे, तो अमेरिका का बहुत दबाव था कि तुम डोमेस्टिक कंजम्पशन को रीबैलेंस करो। चाइना ने वो करना शुरू कर दिया। चाइना 5 ईयर प्लान पे चलता है, दे स्टिल हैव 5 ईयर प्लान। भारत में नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को जल समाधि दे दी। आई होप दिस इज क्लियर। ये कहानी थी 2015 तक की। अब आते हैं चाइना एम्बिशियस बीआरआई एंड टेक्नोलॉजिकल लीप पर। शी जिनपिंग साहब का आगमन सारी कहानी को बदल देता है। 2012 में वो आए, 2013 में सत्ता संभाली। शी जिनपिंग ने आते ही ढोल नगाड़ों के साथ तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा भाई डेंग जॉबिंग वगैरह को साइड में रखो, उनका समय गया। शी जिनपिंग ने उनसे बड़े पोस्टर लगाकर खुद को माओ के बराबर, डेंग के बराबर बता दिया। ठीक है? वो पूरा उन्होंने पर्सनालिटी कल्ट बना लिया। यही होता है अल्टीमेटली। और उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स लाए। पहला लाया वन बेल्ट वन रोड, कि पूरे यूरेशिया में और अफ्रीका तक वन बेल्ट वन रोड हम फैलाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, देश हमारे साथ जुड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत, तुम भी जुड़ो। लेकिन भारत ने आज तक मना ही किया है।
और दूसरा वो लाए मेड इन चाइना 2025, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 तक सभी उच्च कोटि की प्रौद्योगिकियों में चीन अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, खुद पर डिपेंडेंट रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो गया अमेरिका के। इस बीच सत्ता परिवर्तन हो गया, ओबामा गए, डेमोक्रेट्स हारे, रिपब्लिकन जीते और आई केम टू पावर। तो 2017 में वो सत्ता में आ गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उनको ये बहुत क्लियर दिख गया कि ये वन बेल्ट वन रोड, जिसका नाम बदल के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपीरियल साउंड करता है, और ये मेड इन चाइना 2025 जो है, ये तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और इसमें तो अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा हमसे। फिर ये देखिए, आज अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत हाई एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें चाइना अभी तक बीट नहीं कर पाया अमेरिका को। तो एकदम जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसमें अमेरिका आज भी आगे, और अमेरिका चाह रहा है वो हमेशा उसमें आगे रहे। चाइना इज फास्ट कैचिंग अप। तो ये जो मेड इन चाइना था और ये वन बेल्ट वन रोड था, ये नेट नतीजा ये हुआ, इट टर्न्ड इनटू अ ट्रेड वॉर। बेसिक तर्क व्यापार युद्ध का क्या दिया अमेरिका ने? अमेरिका ने यह कहा कि तुम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरप्लस हमसे कमा रहे हो। यह ट्रंप साहब का कहना है। पहली बात तो बताओ कि तुम होते कौन हो हमसे सरप्लस कमाने वाले? तुम सरप्लस को खत्म करो, और नहीं करोगे तो मैं तुम पे टैरिफ्स लगा दूंगा, मतलब आयात प्रशुल्क लगा दूंगा। जितने आय लगते हैं उनको दोगुना कर दूंगा, तिगुना कर दूंगा। तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे तो अपने आप बिकने ही बंद होंगे, तो सरप्लस ही खत्म हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उल्लू बनाया चाइना ने, उल्लू बनाया जर्मनी ने, उल्लू बनाया इंडिया ने। इंडिया ने थोड़ा ज्यादा ही बना दिया, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, क्योंकि इंडिया का हमारे साथ सर्विसेज में भी सरप्लस है, गुड्स में भी सरप्लस है। हालांकि वैल्यू कम होने से वो इतना नहीं बढ़ते हैं, तो कई बार कमजोर होने का ही फायदा भी होता है। लेकिन चीन के साथ वो कहते हैं कि सैकड़ों अरब डॉलर का ये सरप्लस कमा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। ये था व्यापार युद्ध। तो पहले चाइना को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी हंसी मजाक में कुछ बोल रहे हैं, मूड खराब हो इसलिए बोल दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक्चुअल टैरिफ लगा दिए। उस दौरान शी जिनपिंग साहब को सारी टर्म लिमिट्स हटा के द चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग एंड द चेयरमैन फॉर एवर बना दिया गया। ये कहानी व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हुई थी। तो ये लोग हमेशा हमेशा के लिए चेयरमैन और देश के नेता हैं, मतलब आज से 400 करोड़ साल जब सूर्य फाइनली समाप्त होगा तब तक ये दोनों चेयरमैन रहेंगे, रूस और चीन के। तो उनको परमानेंट टर्म लिमिट हटाने के पीछे का कारण था ये व्यापार युद्ध, क्योंकि स्थितियां एकदम से डावाडोल हो चुकी थी। और इस व्यापार युद्ध के बाद भी चीन को कोई बहुत बड़ा मटेरियल लॉस नहीं हुआ, बल्कि चीन और ज्यादा दृढ़ता और ढीठपने के साथ खड़ा हो गया अमेरिका के सामने कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन हमारी कहीं कोई गलती नहीं है। तो ट्रेड वॉर ने दरअसल चाइना को पहले से और अधिक बेशरम बना दिया है। ऐसा नहीं है कि कमजोर कर दिया है, कुछ कुछ चीजों में कमजोर किया है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में चाइना को अपनी पूरी जियो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को रिविजिट करने का मौका दे दिया कि आखिर मैं चाहता क्या हूं, मैं कैसे करूंगा, मैं क्यों करूंगा। और वो लोग कई मायनों में बहुत एग्रेसिव हो गए। अफ्रीका को लेकर उनकी चाइना अफ्रीका फोरम में $50 बिलियन कमिट कर दिया। भारत अफ्रीका फोरम भी है। प्रॉब्लम है हमारा जीडीपी कम है और अब इस साल श्रिंक होगा, तो हमारे पास ये फिस्कल मनूवरेबिलिटी का स्पेस ही नहीं बचता है। चीन का जीडीपी हमसे 4 गुना है और उसके बाद उसका इस तरह का एक जियो स्ट्रेटेजिक सोच लंबे समय से रहा है, तो वो हमसे कई गुना ज्यादा पैसा लगा देता है। तो इसलिए देश उसी तरफ झुक जाते हैं। ये चाइना का एक लॉन्ग टर्म खेल चलता रहा है जो अब उसको फल भी देने लगा है। तो ट्रेड वॉर का असर यह हुआ कि चाइना कुछ समय के लिए तो स्लो हुआ, लेकिन अमेरिका को जो चाइना एडिक्शन लगा हुआ है वो कभी नहीं छूटने वाला है। अमेरिकन इंडस्ट्रीज जितना आयात करती हैं चाइना से इतने दशकों से, और जो सही क्वालिटी सही प्राइस पे चाइना देता आया है वो तो एकदम से हटेगा नहीं। अब भारत की स्थिति पैंडेमिक के बाद हमने देखा, हमारी दवाइयों के एपीआई 70% चीन से आते हैं। एपीआई यानी जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है दवाई बनाने का, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हमारे मैक्सिमम चीन से आते हैं। चीन ने पिछले 30 सालों में कैपेबिलिटी हासिल की, क्योंकि वो एकदम सस्ता है इसलिए हमारे यहाँ की फार्मा कंपनी सब कुछ चाइना को आउटसोर्स। किसने सोचा था पैंडेमिक में वहां पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो हमारे यहाँ दवाइयां बनना बंद होने की स्थिति आ गई थी। तो ये खतरे दुनिया को अब समझ में आ रहे हैं, इसलिए स्लोली स्लोली कंपनीज आर मूविंग आउट ऑफ चाइना
एज अ स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं यहां आपको एक बहुत मूल बात बता दूं, कंपनीज विल मूव आउट ऑफ चाइना, लेकिन दे विल वांट अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द न्यू प्लेस दैट दे गो। तो भारत ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, 4 लाख हेक्टेयर की जगह ढूंढ ली है अलग अलग राज्यों में, ये फायदा देंगे वो फायदा। कई राज्य बोल रहे हैं हम तो लेबर लॉ को रिफॉर्म कर चुके हैं, दैट इज मेनली सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन अ सेंस। हम देखें जिस ढंग से रिफॉर्म हुआ है, अभी तो खेल शुरू ही हुआ, आगे और देखेंगे और उसको अलग से टॉपिक में लेंगे एक बार। लेबर राइट्स बोलना चाहता था मैं, नॉट ह्यूमन राइट थे। तो लेबर के जो बेसिक अधिकार है वही सस्पेंड हो गए, तो लेबर लॉ रिफॉर्म नहीं। एनीवे, तो हमारे राज्य कह रहे हैं कि आओ आओ हमारे इन्वेस्ट करो सब। चाइना से जो कंपनियां बाहर आ रही हैं, अब उनको चाइना की आदत लग चुकी है। उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर है, वो चाइना के अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर के डोमेन में है। When they move to some other country, their entire cost structure, pricing structure, profitability, वो एक नया खेल होगा। तो अगले 5 साल में देखेंगे कि कितना वाकई में जमीनी स्तर पर मटीरियलाइज हो पाता है। बात समझ में आपको? तो अच्छा है, ये ट्रेंड बहुत अच्छा है कि लोग छोड़ छोड़ के जाना चाहते हैं, लेकिन वो पूरे पूरे भारत आ जाएंगे या पूरे पूरे वहां से अमेरिका चले जाएंगे, ये एकदम से दावा करना शायद ठीक नहीं होगा। तो अब क्या हो रहा है? नाउ चाइना इज वेरी मच क्लियर। अभी मैं पैंडेमिक पर आया नहीं, आ रहा हूं बस पैंडेमिक पर, कि मुझे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से और मेड इन चाइना 2025 की मदद से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो मेरा दबदबा बना हुआ है, अकेला अमेरिका मुझसे आगे है। अमेरिका का जीडीपी है $20 ट्रिलियन, चाइना का एकदम मोटा फिगर बता रहा हूं 14, और भारत का रहा है 2.8। तो ये गैप बहुत बड़ी है। चाइना जल्दी से जल्दी चाहता है कि वो अमेरिका से आगे निकल जाए, और वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च कर चुका है, ERMB, जिसमें वो आने वाले समय के सैंक्शन से लड़ने का बाईपास बना रहा है। चीन को यह समझ में आ चुका है कि आज नहीं तो कल, जिस प्रकार अमेरिका ने ईरान की टांग तोड़ दी सैंक्शन लगा लगा के, भारत जैसे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया ईरान को सैंक्शंस के चक्कर में। तो ये सैंक्शंस होते क्या है? अमेरिका चौधरी है, अमेरिका के पास ताकत है क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है, क्योंकि अमेरिका बड़ा देश है, ताकतवर है, स्टेबल देश है, रूल ऑफ लॉ है, बड़ी मिलिट्री है, बहुत डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, तो लोग डॉलरों में डील करना पसंद करते हैं। आप इसको धमकी से बदल नहीं सकते, आप इसको खुद को मजबूत करके बदल सकते हो। तो चाइनीज सेंट्रल बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक रेनमिनबी लाने का डिसीजन ले लिया है, ताकि डॉलर का एक रिप्लेसमेंट तैयार हो कि कल को अगर अमेरिका ने चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए तो एटलीस्ट हम इसमें डीलिंग जारी रखेंगे, और ये डॉलर व्यवस्था से गुजरती नहीं है हमारी ये करेंसी। अदरवाइज अब डॉलर जोन का हिस्सा हो तो भारत की कंपनियों ने क्यों डीलिंग बंद कर दी ईरान के साथ? क्योंकि ईरान की किसी ऐसी कंपनी से डील कर लिया जिसपे सैंक्शन है, तो इस कंपनी में भी सैंक्शन लग जाएगा। सैंक्शन लग जाएगा मतलब आपको अमेरिका गिरफ्तार करके नहीं ले जाएगा, आप डॉलर्स में डील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि डॉलर अल्टीमेटली तो अमेरिकन सिस्टम से एक बार घूम के निकलता, वहां वो उसको जब्त कर लेंगे। अब क्योंकि दुनिया में 90% बड़े बड़े व्यापारी सौदे डॉलरों में होते हैं, तो कोई भी अपने हाथ पांव कटवाना नहीं चाहता है, और इसलिए अमेरिका की दादागिरी सैंक्शंस की मस्ती में चलती चली जा रही है, which will change, but it won't change in the next 5 years or 10 years or 15 years. It may take many years before it changes. तो ट्रेड वॉर से चीन लड़खड़ा के गिरा नहीं, रोया नहीं, मरा नहीं, चीन खुद को संभाल गया। और चीन बार बार वही शैडो बॉक्सिंग करते रहता अमेरिका के साथ, एक तरफ बुराई करेगा फिर बोलेगा हम तो बात करने को तैयार हैं, फिर उनकी टॉक्स होती हैं, टॉक्स में कुछ भी नहीं निकलता, फिर फेज 1 टॉक होती है उसमें कुछ नहीं निकलता, फिर होती है और उसके बाद पैंडेमिक आ गया। अब आते हैं पैंडेमिक पर। जब अक्टूबर नवंबर में पहली बार चीन में डॉक्टरों को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दया वायरस को फोड़ दो, तो वहां की सरकारों ने, हुबई प्रांत की सरकार ने और पुलिस ने उन डॉक्टरों को ही गिरफ्तार कर लिया कि तू तो एंटी नेशनल है, सरकार के खिलाफ लिख रहा है व्हाट्सएप में या जो भी वीचैट में और उसमें ब्लॉग में, खबरदार जो देश के खिलाफ लिखा। डॉक्टर बोलता क्या देश के खिलाफ लिख रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं नया वायरस आ रहा, हम सब मर जाएंगे, यही तो देश के खिलाफ है, तू सामाजिक स्थिरता को भंग कर रहा है। तो जो डॉक्टर लोगों को बचाने के लिए लिख रहे थे वो सारे गिरफ्तार हो गए, उनको चेतावनी देके छोड़ा गया, उनमें से कई कोरोना वायरस से ही मर गए। ये जो 2-3 महीने का समय इसमें बर्बाद हुआ, इसने दुनिया का कबाड़ा कर दिया। अब
जनवरी तक ये बिल्कुल साफ हो गया, अक्टूबर नवंबर जनवरी तक कि यार बहुत गड़बड़ तो हो गई है, लेकिन दुनिया ने गंभीरता से लिया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप 2.5 महीने और आराम से चलते रहे, दुनिया भर में घूमते रहे, सेमिनार करते रहे, लोगों को टॉक्स देते रहे, और अमेरिका की गली गली में ये वायरस न्यूयॉर्क के जरिए फैलता चला गया। न्यूयॉर्क में पहुंचा वुहान से। तो ये सब कैसे पता चलता है? वायरस के जीनोम को जब स्टडी किया जाता है तो हजारों बार उसकी वो सीक्वेंसिंग हो जाती है, अलग अलग पेशेंट से निकाल कर। जीनोम सीक्वेंसिंग इज एन ईजी थिंग नाउ। तो उसमें से पैटर्न दिख जाते हैं पूरे, कि कहां क्या हुआ, कहां क्या हुआ, कहां क्या हुआ, इसका फ्लो क्या है फिजिकल, ऐसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है वगैरह। तो उसमें पता है कि अमेरिका में सुपर स्प्रेड है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में खुद सैकड़ों हजारों लोग मर चुके हैं, और अमेरिका में 80,000 लोग मर गए। सोचिए 80,000 अमेरिकन, क्या फिगर है ये? 80,000 अमेरिकन का मरना। आप ये बात समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? मतलब एक अमेरिकन के मरने पे अमेरिका ये बोलता है कि हम तो सोलेमानी को उड़ा देंगे। समझ में आया आपको? सोलेमानी को मारा था कि भैया हमारे कुछ अमेरिकन एसेट्स उनके ऊपर ये ईरानियन प्रॉक्सीज के जरिए हमला करवाया गया, तो ये बहुत गलत काम किया है। उसके लिए अमेरिका कासिम सुलेमानी को उड़ाता और वॉर का खतरा लेता है। लेकिन आज अमेरिका में परिस्थिति ये हो गई कि इतने हजारों लोग मारे गए और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और अमेरिका लाचार होकर देख रहा है। तो एक इतनी ताकतवर व्यवस्था पूरी तरह से लाचार खड़ी है। तो अब अमेरिका का गुस्सा चौगुना बढ़ गया। अमेरिका का अब यह मानना है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उनको चुनाव जीतना है तो मानना ही पड़ेगा कि यह सब कुछ चाइना ने जानबूझ के वुहान के लैब से किया है। जबकि मैं, क्योंकि कंटिन्यूसली सबकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं अलग अलग, बहुत सारे साइंटिस्टों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो जीनोम को लिंक करके देखते हैं कि ये तो नेचुरल एवोल्यूशन से उसमें वो AC2 बाइंडिंग बढ़ गया वगैरह वगैरह, और इसमें कहीं भी कोई आर्टिफिशियल ऐसा हमको नहीं दिख रहा है। बट ट्रंप ने वो नैरेटिव पंपियो के साथ मिलकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मिलकर सेट कर दिया। उससे उनको दो फायदे हैं। एक, अमेरिका की जनता भ्रमित होती है क्योंकि वो प्रोपोगेंडा है, चुनाव में मदद करेगा, चुनाव सर पे है। और दूसरा, चीन दबाव में आता। अब चीन कितना दबाव में आएगा वो तो अभी हम देखेंगे। सो दिस इज हाउ द होल रिलेशनशिप हैज इवॉल्व्ड। तो अब इसके आगे क्या होगा? व्हाट इज द समरी, और हम आगे क्या एक्सपेक्ट करें अमेरिका चीन के रिश्तों में? प्यारे दोस्तों, कुछ भी बहुत स्पेक्टेकुलर धमाका तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, दोनों दे आर जॉइंड एट द हिप्स, बोथ दीज इकोनॉमीज नाउ। तो अमेरिका धमकाता रहेगा, साउथ चाइना सी में वॉरशिप घुसाता रहेगा। चीन को फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है कि साउथ चाइना सी के छोटे छोटे द्वीप समूहों पर तो उसने मिसाइलों की बैटरियां लगा दी हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दी हैं जो अमेरिका के सैटेलाइट पकड़ते हैं। उससे हो क्या रहा है? चाइना तो करता जा रहा है ना। चाइना ने तो पूरे साउथ चाइना सी को बोल दिया मेरा है, अब तो करो ना, आओ लड़ो उससे। तो कोई लड़ तो रहा ही नहीं है। अनलेस दे गो एंड फोर्स चाइना आउट ऑफ दोज आइलैंड्स, तब तक हम यही बोलेंगे कि अमेरिका इज नॉट सीरियस अबाउट इट। Perhaps America doesn't have the resources now to really commit to this battle in South China Sea. Battle of wits, I mean. और रिसोर्सेस से मेरा मतलब एक स्टेडी बैंडविड्थ लगता है उसके लिए। उसके अलावा प्यारे साथियों, अमेरिका भारत के साथ मिलकर और अन्य कई देशों के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना पर अलग अलग तरीकों से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो क्वाड का, उसके जरिए कंपनीज को वहां से बाहर निकालने के जरिए, चाइना के सिस्टम्स के ऑल्टरनेटिव्स खड़े करने के जरिए, BRI का अपोज करने के जरिए, ऐसे 50 तरीके से चाइना पे दबाव, चाइना पे दबाव, चाइना पे दबाव बनाए। हो सकता है दबाव बन जाए, हो सकता है चाइना में क्रैक्स आने लगे। अभी ऐसे सबूत नहीं है। कल क्या हो, किसने देखा? कल किसने देखा है? तो प्यारे दोस्तों, आज 2020 की शुरुआत है। हमारे सामने क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस सिर पे खड़ी है। पैंडेमिक का एक फायदा हुआ है, तो क्लाइमेट क्राइसिस को भूल गए। लेकिन वो क्राइसिस तो वहीं खड़ी है ना। वो क्राइसिस थोड़ी सोच रही कि मैं मानवता पे उपकार कर दूंगी क्योंकि ये बेचारे तो देखो वायरस से मर गए। क्राइसिस तो अपनी जगह खड़ी है। टेम्पररी रिडक्शन ऑफ CO2 बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये तो बहुत तेजी सा, इसका कोई लास्टिंग प्रभाव नहीं होगा। ये साइंटिस्ट लोग कह चुके हैं कि ये टेम्पररी अच्छा है, अभी ले लो जितनी साफ हवा लेनी है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि थर्मल पावर जनरेशन तो आज भी चालू है, कल भी चालू था, कल भी चालू रहेगा। रिन्यूएबल्स एकदम थोड़ी सब कुछ रिप्लेस करेंगे, हालांकि धीरे धीरे कर रहे हैं। So this means that US ultimately has to get China together to fight this environment battle. बिना चीन के तो ये बैटल लड़ी नहीं जा सकती। द टॉप मोस्ट एमिटर ऑफ GHG। तो कोऑपरेशन भी चाहिए, झगड़ना भी है। ये डेलिकेट बैलेंस अब 10 साल में कैसा आएगा, यही हम आने वाले समय में देखेंगे।
और अब आप इसके ऊपर 1 घंटे का बढ़िया स्पीच दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है दोस्तों, तो ये पीडीएफ शाम को 7 बजे डाउनलोड कर लेना। इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इसी वीडियो पर आ जाएगा, बाद में रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। और अभी के अभी फटाफट इस लिंक पर क्लिक करके ओपन करें और एक शानदार टेस्टिमोनियल हमारी टीम के लिए लिखें, ताकि और स्माइलीज ऐसे आ सकें। पीटी आईएएस एकेडमी के बहुत ही शानदार अद्भुत कोर्सेस हैं। आज के आज हमारी एकेडमी के सदस्यों से बातचीत करें, जानकारी लें। ऑनलाइन और हार्ड डिस्क दोनों कोर्सेस उपलब्ध हैं। बहुत अच्छी सेवाएं इसमें आपको मिलती हैं। आज के आज एनरोल करें। हमें आप कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली दे सकते हैं इस लिंक पर आकर pdeducation.com/contribute। वी आर वेटिंग फॉर 11 सपोर्ट। गो एंड डू दैट। वैभव जोशी ये तपस्या में एनरोल्ड है। पल्लवी शुक्ला लखनऊ से, वैभव अजमेर से हैं, हरजोत लुधियाना से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। खूब पढ़िए और ये सारे सेशन को एंजॉय कीजिए। अपने दोस्तों को भी ऑफिशियली तपस्या में एनरोल करवाते चलिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना ही, लेकिन जैसा हमने कमिट किया है, तपस्या में हम आपको आज डे 43 का 128 लर्निंग कंटेंट गवर्नमेंट स्कीम्स का भी दे रहे हैं। ये पूरा डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। परीक्षा में ऐसा कैसा आएगा, बहुत बारीक जानकारियां हैं इसमें। ये सभी स्कीमें आपके बहुत काम की हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। मेहुल टाकने सूरत से, आशीष शर्मा जोधपुर से, आर्यमान सिंह बनारस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो ये सारा कंटेंट है और ये सभी स्कीम एक ही जगह चाहिए, तो ये पीडीएफ है 500 पेज का। हमारे बुक स्टोर से आप लें और हमने इसमें कमेंट में इसकी लिंक भी दी है। बहुत शानदार 500 पेज का कंपाइलेशन, आप परचेज कर सकते हैं। और प्रीलिम एमसीक्यू की प्रैक्टिस के आज हमारे 430 का सेट पूरा हो जाएगा। ये रहे आज के 10 क्वेश्चंस। तो ये बड़े टॉप लेवल क्वेश्चंस हैं दोस्तों, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। उत्कर्ष दिल्ली से, मनोज पटना से, कुणाल वेस्ट बंगाल से। बहुत बढ़िया बच्चों। और इंडिया हमारे स्टूडेंट्स चारों तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज का सेशन अब हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अमेरिका चीन संबंध का यह सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा या नहीं, तो अब हमारी सारी साइटें विजिट करें। यह है हमारी सिविल तपस्या की साइट, इसमें आपको सिविल से जुड़े रिसोर्सेस मिलेंगे। डेली डाइजेस्ट में एनरोल करेंगे तो आपको शाम को 8 बजे हमारा डेली डाइजेस्ट ईमेल आएगा, जो करंट अफेयर का अद्भुत कंपाइलेशन होता है। करंट अफेयर की हमारी साइट है ca.pdeducation। इस पर बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर के सेशंस और 365 कंटेंट में लर्निंग रिसोर्सेज हम लगातार अपडेट करते हैं, इन्हें यूज करें। तो उम्मीद करूंगा आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अब संदीप महाजन को इजाजत दीजिए। अब हम मिलेंगे 2 दिन के बाद हमारे अगले सेशन में। सजेस्ट करो भैया क्या पढ़ना चाहते हो, तो हम फटाफट लेकर की तैयारी करें। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, अपनी राय लिखते चलो और इस सेशन को जरा पॉपुलर बनाओ, क्योंकि बनाने में मेहनत भी उतनी लग रही है। नमस्ते, जय हिंद।